अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं सलमान खान और मैं हूं अंबर कुरैशी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और नए वीक का आगाज़ हो चुका है और नए वीक का आगाज़ बहुत ही मोटिवेशन के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा हफ्ता इसी एनर्जी के साथ गुजारना है। तो हमने सोचा कि अच्छी बात जो है वो फ़ौरन ही आपके साथ शेयर कर दी जाए। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अच्छी सोच के हवाले से, अच्छे इखलाक के हवाले से। सलमान कहते हैं कि अगर आपकी सोच अच्छी होती है तो वो आपके पूरी की पूरी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट करती है। और आपकी पर्सनालिटी से लोग फिर इतना इंस्पायर होते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। सो सोच का ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा होता है आपकी पर्सनालिटी से और आपके जो ऑरा आप क्रिएट करते हैं और जिस तरह से लोगों को आप इंस्पायर करते हैं। और फिर वही बात है कि अच्छा इखलाक, हमारा मजहब भी इखलाक के हवाले से हमेशा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात करता है और कहता है कि अच्छा इखलाक हो। हाँ, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और हुस्न इखलाक का तो हमने बार बार जो है वो पढ़ा। और एक अच्छा इखलाक जो है ना वो किसी को भी बदल सकता है। ऐसे ही है। तो आपका इखलाक अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो, आपका मीठी ज़बान हो, आपका अंदाज़ अच्छा हो, तो हर इंसान जो है वो आपका गर्विदा हो जाएगा। तो जिस तरह आपने कहा कि सबसे पहले तो पॉजिटिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप पॉजिटिव होंगे तो बिलाशुबा वो आपकी अमल में भी जब चीज़ें आना शुरू होंगी तो आपका इखलाक अच्छा बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो फोर्सफुली ये सब कुछ कर रहे हैं। कोशिश करें, अगर आप ऐसे नहीं भी हैं तो कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव बात सोचने की। अगर किसी की कोई बुराई भी आपको दिख रही है तो कोशिश करें उसमें अच्छाई ढूंढें, ताकि आप जो है वो उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक, बेहतर ताल्लुक बना सकें। और सलमान, कोई मुश्किल नहीं है। आप सही कह रही हैं। इंटरेस्टिंगली बात ये है कि हमें थोड़ा सा झिझकते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज़ की। और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और थोड़ी तारीफ करना सीखे लोग। आपको किसी के हवाले से कुछ अच्छा लगे तो उसकी तारीफ जरूर करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जब आप लोगों की तारीफ करते हैं, अच्छा, हर इंसान में ना एक अच्छी चीज होती है, आपने उसको बस पहचानना है, उसकी तारीफ करनी है। जब आप तारीफ करते हैं तो आपका ताल्लुक अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी अच्छी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का जो है बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट फैमिली वोकेशन की जानिब। तो जनाब, फैमिली वेकेशन में आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह लेके जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा दुनिया का मैन मेड जंगल है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में मौजूद है। शायद हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारे पास मैन मेड दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छागा मांगा की, जो कि लाहौर और कसूर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लाहौरी ऐसे होंगे जिन्होंने छागा मांगा को विजिट नहीं किया। आप सही कह रही हैं। और अच्छा, पहले बड़ा ट्रेंड था, लोग जाते थे क्योंकि एक बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है। लेकिन अब दोबारा लोग जाना शुरू हो चुके हैं क्योंकि हम बार बार लोगों को बता रहे हैं कि ये तो बहुत खूबसूरत मैन मेड जंगल है। और दुनिया का बड़ा मैन मेड जंगल था, लेकिन अब ये एशिया के अंदर कहा जा रहा है क्योंकि कुछ हद तक हमने कटाई की है इसकी। लेकिन even then, it is the largest. अभी तक इससे बड़ा कोई नहीं है। तो इस पर पहले मेरे ख्याल से एक वीडियो देखते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। ब्यूटीफुल। और व्हेन यू क्लोज, जब आप नेचर के करीब होते हैं
तो आप बहुत ज़्यादा सीरीन महसूस करते हैं, सूदिंग महसूस करते हैं। और ये वीडियो देख के मुझे वो महसूस हो रहा था, एक तो ग्रीन और फिर देखिए अब अनफॉर्चुनेटली वो जो बर्ड्स हैं ये पहले हमें देखने को मिलते थे, लेकिन अब शहरों में उस तरह देखने को नहीं मिलते। जो ये बर्ड्स हैं अब इतने यूनिक किस्म के वहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें वक्त निकालना चाहिए, जाके देखना चाहिए। 1866 में ब्रिटेन जो थे उन्होंने बनाया था मैन मेड जंगल, और इसको बनाने का असल मकसद ये था कि स्टीम इंजन के लिए जो है वो लकड़ी चाहिए थी, और वो फ्यूल जो है वो यहाँ से मिलता था उनको। और ना सिर्फ 12,515 एकड़ पर, और आप देखिए कि झील भी बनी हुई है और बड़े खूबसूरत ट्रैक्स बने हुए हैं जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ साइकिलिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट, और लाहौरियों के लिए तो सिर्फ 80 किलोमीटर अवे, मेरे ख्याल से घंटे डेढ़ घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर प्लान करें, छांगा मांगा को विजिट करें, जाएं यहाँ पर, और जो है वो भरपूर तरीके से अपना वीक या वीकेंड जब भी आप जाना चाहें, सैटरडे संडे व्हाटएवर यू वांट, आप जाके इसको विजिट करें और एंजॉय करें। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको जिस तरह से हमेशा सस्पेंस हम क्रिएट कर देते हैं, सो किससे मिलवाने जा रहे हैं? आज हम दो ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से है, सर्व कर रहे हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स भी हैं। जानेंगे इनके बिजनेस के हवाले से भी, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के हवाले से और कुछ ट्रैवल लाइफ के हवाले से। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था, एक सस्पेंस क्रिएट किया था कि हमारे आज जो खास मेहमान हैं वो कौन है। तो अब वक्त आ गया कि आपकी उनसे मुलाकात करवाई जाए। इसके लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जाने। तो जनाब, जिस तरह से सलमान ने कहा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, जो कि मुल्क की मईशत में भरपूर किरदार अदा कर रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो दो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो तमाम तर पार्ट्स ये लोग इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिटी है उनके साथ भी इनका ताल्लुक है, और हम अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों में जो बैठते हैं और वहाँ पे हम उसको एंजॉय करते हैं, वहाँ पे एसी एंजॉय करते हैं, तमाम तर चीज़ें जो है हमें वो जो हमारे होता है कि अगर कोई चीज़ खराब भी हो जाएगी तो अवेलेबल होगी मार्केट में। तो हमारे ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो तमाम तर चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है नदीम मलिक साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, प्रेसिडेंट ऑटो कार एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है, बेसिकली उनके प्रेसिडेंट हैं, और इम्पोर्ट भी करते हैं, जिस तरह से मैंने कहा सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले वेलकम करते हैं नदीम मलिक को। नदीम मलिक साहब, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। थैंक यू। और नदीम मलिक साहब के साथ साथ हमें एक और इसी तरह की शख्सियत ने ज्वाइन किया, जिस तरह कि हमने पहले बताया कि बिजनेसमैन है, ये भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, साथ ही साथ ये फॉर्मर चेयरमैन है पैसमीडा के। पैसमीडा क्या है ये इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम उस्मान मलिक। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू जी। उस्मान मलिक साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से सलमान ने कहा कि हमें ये बताइए कि पैसमीडा क्या है और किस तरह से आप लोग लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तिजारत के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आज ऑटो सेक्टर और पार्ट सेक्टर और ऑटो एयर कंडीशनिंग सेक्टर के लोग आए हैं, तो पैसमीडा से मुराद है पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट इंपोर्टर्स एंड डीलर एसोसिएशन, और पाकिस्तान की ए क्लास एसोसिएशन है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले भी इस सेक्टर के लोग, जब पाकिस्तान नहीं बना था तब से ये एसोसिएशन चल रही है। अच्छा, वेरी नाइस। तो कहाँ से, कौन से ममालिक से आप लोग जो है वो पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं? आपको पता है कि पूरी दुनिया की जो ऑटो सेक्टर है वो यूरोप से हट के अब एशिया की तरफ आ गया हुआ है, जिसमें कोरिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, ये लोग पूरी दुनिया की ऑटो को चला रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जितनी भी ऑटो घूम रही है उसकी 75% जो पार्ट्स हैं वो इन एशियाई ममालिक में बन रहे हैं। तो पाकिस्तान भी ऑटो के अंदर पिछले कई दहाइयों से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और हमारी कोशिश होती है कि
इधर की जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर आए, लेकिन वो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं जिनकी कस्टमर नीड करता है, जो चाहता है कि ये इंपोर्टेड पार्ट्स ही हमें चाहिए, ड्यूरेबल हैं या बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो आप लोग बेसिकली जो रिटेल मार्केट है उसको सप्लाई करते हैं, उनके दरमियान ब्रिज का एक काम करते जी, मेरा एक्चुअली जो कह लें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मार्केट बदामी-बाग ऑटो मार्केट से मेरा ताल्लुक़ है। बल्कि अगर आप देखें तो एशिया के अंदर एक जगह पे मुकम्मल ऑफिसेज़ और शॉप्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स की किसी जगह अवेलेबल नहीं है। बदामी-बाग ऑटो मार्केट इस लेवल की एक मार्केट है। आप ऐसा ही सही कह रहे हैं। और अब गाड़ियाँ जो है वो तो अब हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा ख़ास ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा रखती हैं। मर्दों के लिए तो वैसे ही मर्दों को उनसे ख़ास मोहब्बत होती है। नहीं नहीं, अब अपनी खवातीन को भी होती है जनाब, ऐसी बात नहीं है। अब खवातीन ज्यादा गाड़ियां ले रही हैं, और ज्यादा चला रही हैं, बस गाड़ी थोड़ी सी रैश ड्राइवर होती है। लेकिन मेरा ख्याल है वैसे कि यहाँ पे भी अब थोड़ी सी हम गलती और ज्यादती कर जाते हैं। जो मर्द है वो ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, खवातीन ज्यादा अच्छी ड्राइव बहुत करती अच्छी हैं। ड्राइव करती हैं, गाड़ियाँ चला रही हैं। और उनको खवातीन के मोहब्बत लिए भी बहुत होती है जब अपनी गाड़ी खवातीन गाड़ी चला रही हो तो उसमें सारा कंफर्ट होना हाँ चाहिए। एसी तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये एयर कंडीशनिंग के उसको देखते हैं। तो नदीम मलिक साहब अपने हवाले से बताइएगा, अपने बिजनेस के हवाले से बताइएगा, अपनी कम्युनिटी, क्योंकि आप उनके प्रेसिडेंट भी हैं। देखिए जी, मेरा ताल्लुक़ है ऑटो एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से, और मेरा जो सेक्टर है 3 सेक्टर पे मुश्तमिल है: इंपोर्ट, ट्रेड एंड सर्विस। और उर्फ़े आम में हमें कहा जाता है कि हम ठंडी हवाएं पहुँचाने वाले लोग। सही और अब गाड़ी आज की लग्जरीज नहीं है, नीड है। ऐसे ही है। और इस ज़रूरत को अगर कंफर्टेबल बनाना है उसके लिए एयर कंडीशनिंग का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त पूरी दुनिया में माशियत की ज़ुबान में से कहा जाता है कि ये बैकबोन है माशियत की। और हम दोनों का चूँकि ताल्लुक़ ऑटो से है, इस वाले से हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान की जो माशियत इस वक्त ग्रो अप कर रही है उसमें हमारा सेक्टर सर फहरिस्त है। सही और वैसे भी पाकिस्तान में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो आप लोगों का तो काम और ज्यादा चलता होगा। सर्विसेज भी क्योंकि आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या ये एयर कंडीशनिंग को करवाना, जो लोग एक दफ़ा लगवा लिया उन्होंने, उसके बाद फिर उसकी सर्विस हो रही है, सफाइयाँ हो रही हैं, हर सीजन में उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी उसकी गैस लीक हो जाती है, कभी कुछ, तो ये तमाम लोग आपसे ही लिंक्ड हैं। आपने एक अच्छा सवाल किया है। आपकी वसातत से आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बड़ी एक इन्फॉर्मेशन बात भी है कि लोग हमारे गाड़ी के एयर कंडीशन को बड़ा लाइट लेते हैं। घर के एयर कंडीशन की तरह ही गाड़ी के एयर कंडीशन को सर्विस की ज़रूरत होती है। और ये कीमती इन्फॉर्मेशन है जो आपकी वसातत से दोस्तों तक पहुँचेगी कि जिस तरह आप लोग और हम अपने घरों में एयर कंडीशनिंग एवरी कमिंग टू सीज़न सर्विस करवाते हैं, गाड़ी को नहीं करवाते। इनको भी कराना ज़रूरी है। इनको अवेयरनेस हमारे दोस्तों को, हमारे लोगों को कम है। मैं ये समझता हूँ कि उनको हर साल अपनी गाड़ी का एयर कंडीशनिंग इसलिए भी सर्विस करवाना चाहिए, बहुत थोड़े पैसे से उनके एयर कंडीशनिंग की लाइफ और क्वालिटी एफिशिएंट भी होगी और उनके कीमती पैसे भी बचेंगे। बिल्कुल ठीक, सही। आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आंबर ने पूछा था कि ये तिजारत के फ़रोग के लिए किस तरीके से आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को किस तरह मज़ीद इससे फ़ायदा हो रहा है। दैट्स वेरी ग्रेट क्वेश्चन जी। चूँकि हम स्पेशली दोनों साहिबान अपने अपनी ट्रेड के और लीड कर रहे हैं, और बिलखसूस एयर कंडीशनिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि मेरा जो सेक्टर है सोसाइटी में कंफर्ट और स्किल्ड दोनों पैदा कर रहा है। जैसे कि किसी साहब ने कहा था कि एक तालीम याफ्ता नौजवान का होना डिग्री के साथ शायद इतना अफादियत नहीं रखता जितना एक स्किल्ड वाला रखता है। अगर हम ये कहें कि अगर डिग्री के साथ स्किल्ड भी हो तो ये आतिश दोबाला भी है माशियत और पाकिस्तान का लिए बेनिफिशरी भी है। हमारी जो वर्कशॉप से रिलेट एक बात मैं यहाँ पे आपके वसातत से ये उजागर करना चाहूँगा कि हम लोगों का जो 3 सेक्टर है, इंपोर्ट, ट्रेड एंड सर्विस प्रोवाइडर, जो सबसे अहम सेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइडर का है। नॉर्मली हम उनको, जो हमारे आम साइमीन है, उसे कहते हैं वर्कशॉप। एक्चुअली वर्कशॉप नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन है। वो अदारे हैं जो आपके पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट जिसको हम कहते हैं माँ है, उनके हिस्से का काम कर रहे हैं। आप कोई स्किल सीखने जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ पे करते हैं। और ये वो इंस्टीट्यूशन है जो वहाँ पे कर रहे हैं और डे एंड आपको कागज़ का टुकड़ा मिल रहा है। मैं उसकी अहमियत से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने सेक्टर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग पे करके स्किल दे रहे हैं, पे भी कर रहे हैं
हुनर भी दे रहे हैं। चलिए ये तो बात हो गई कि हम किस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें मंगवा रहे हैं। हम इंडस्ट्री की बात भी करना चाहते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरे एशिया में आ चुकी है, आपने जिक्र किया था। कब हम इस काबिल होंगे कि हम यहाँ पे भी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रीज लगाएंगे? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बहुत काम कर भी रही है। जिस तरह से सलमान, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से बात हो रही है कि 2030 तक हम यहाँ पे एग्जैक्टली नए ब्रांड्स आके इन्वेस्ट करेंगे। चाइना इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि कितना स्कोप है पाकिस्तान में? अब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जैसा कि आपको पता है, अल्लाह ताला ने दुनिया के हर मुल्क को किसी चीज़ से नवाजा हुआ है। किसी मुल्क में थाईलैंड दरख्तों में से रबड़ निकलता है, किसी मुल्क में लोहा निकलता है, ये मादनियात हैं। तो जो जैसा कि पाकिस्तान है, ऑटो की इंडस्ट्री पिछली कई दहाइयों से बहुत अच्छी जा रही है और जिस तरीके से इधर के मैन्युफैक्चर ग्रो कर रहे हैं, इवन कि हमारे इधर की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा साउथ अफ्रीका को, अफ्रीकी ममालिक को और यूरोप तक की बड़ी इंडस्ट्रियों को चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है। जिस तरह कॉटन में हम बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में, जैसे अल्लाह ताला ने हमें कॉटन में एक एजाज़ दिया हुआ है कि जो पाकिस्तानी कॉटन है पूरी दुनिया में फेमस है। किसी मुल्क का रबड़ है, किसी की, यूरोप चूँकि साइंस फिक्शन में चला गया है, ऊपर की टेक्नोलॉजी में चला गया है, जो वो बाकी चीज़ें होता है, जब वो अगली टेक्नोलॉजी में जाता है, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी होती है वो थर्ड वर्ल्ड को मुंतकिल करते हैं, ताकि जो सख्त काम करने वाले लोग भी होते हैं वो आगे सॉफ्ट काम में जाते हैं। तो इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की बड़ी, इसका फ्यूचर अच्छा है, इसकी ग्रोथ अच्छी है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री को ऊपर लाने के लिए इकदाम करें। इस पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है जो 3.5 साल से चल रही है, इससे भी गुजारिश है कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में एक शहर के चारों कोनों पे इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, उनको बनाए और इधर जो इंडस्ट्री सिक है उसको उठाने के लिए भरपूर इकदाम करें। एक गवर्नमेंट के लिए फौरी तौर पे इंडस्ट्री लगाना 5 साल में मुमकिन नहीं, उसको लगाना, उस पर मशीनरी लगाना, उसकी आउटपुट लेना, ये ज़्यादा आसान है कि बनी हुई इंडस्ट्री को मैं मुनासिब और आसान शराइत पे कर्जे दे के फौरी तौर पे उठा। अच्छा उस्मान भाई से ये बताइएगा कि जैसा कि आपने दोनों ही बात कर रहे थे कि ऑटोमोबाइल जो है वो तो अब एक ज़रूरत है और पूरी दुनिया के अंदर है, तो दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ आप कारोबार करते हैं वहाँ से क्या आप आते हैं ख़ास तौर पर एक्सपर्ट्स, और क्या आप इस टाइप के कुछ इवेंट्स रखते हैं कि दुनिया भर से लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर के आएँ पाकिस्तान के अंदर, साथ साथ पाकिस्तान की सैर भी करें, साथ साथ काम भी हो? इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक आसान तरीका होता है एग्जीबिशन। जैसे पाकिस्तान की प्रोडक्ट बनती है तो पाकिस्तान में एग्जीबिशंस लगती हैं और पूरी दुनिया से लोग उस एग्जीबिशन में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बनाने वाले लोग होते हैं एक ही 2, 4, 6, 10 हॉल्स के अंदर वो बैठे होते हैं और उनसे B2B मीटिंग करके उनके सैंपल दे के उनके साथ ट्रेड करना आसान होता है। इसी तरह ऑटो को चलाने के लिए दुनिया के बड़े 2 ऑटो शो होते हैं, एक फ्रैंकफर्ट में होता है, एक दिल्ली में होता है और एक चाइना में होता है। ये 3 बड़े ऑटो शो होते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं 150-200, उधर से लोग आते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मिलते हैं। एक्सपो में आने का मकसद ये होता है कि आपको एक एक फैक्ट्री ना जाना पड़े, हज़ारों मील दूर फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो एक शहर में आते हैं, एक जगह पे आते हैं, अपनी प्रोडक्ट टेबल पे शो करते हैं, रेट की निगोशिएशन होती है, क्वालिटी चेक होती है, अगर चीज़ समझ आती है तो दैन फैक्ट्री का विजिट होता है। तो इधर से जो इंपोर्टर्स आते हैं, जब भी दुनिया के बड़े शो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों गवर्नमेंटें उनको फैसिलिटेट करती हैं, वो एक्सपो में जाते हैं, जो प्रोडक्ट उनको अच्छी लगती है, जिसका रेट अच्छा लगता है, जिस तरह जैसे आपकी कोई कंपनी हो, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी, आपके साथ उसकी बिजनेस डील होती है, तो ये एक्सपो पाकिस्तान में नहीं हो सकती? पाकिस्तान में भी जब पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट भी कर सके ना। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग तो आपके सेगमेंट के मुताबिक ही चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह आपका जो एक चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान, इसकी जो टीम है, इसके जो क्रिएटर हैं और जिस तरीके से आप एज ए पैट्रियट पाकिस्तानी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जिस जज्बे के साथ, जिस लगन के साथ और जिस अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके पाकिस्तान की मुझको डेवलप कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, ना हर किस बंदे के बस की बात है। वही कर सकता है जिसके पास वसाइल भी हों और जिसके पास पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा भी हो। ऐसे ही, थैंक यू सो मच। लेकिन जिस तरह से अभी सलमान ने जिक्र किया कि हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं, क्या आप मुख्तलिफ लोगों के ममालिक से डेलीगेशंस को इन्वाइट करते हैं ताकि न सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से उनको बता सकें कि पाकिस्तान में क्या कुछ मौजूद है, बल्कि साइट सीइंग करवा सकें, पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट कर सकें? सो क्या चैम्बर ऐसे काम कर रहा है? मैं गुजारिश करता हूँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के एक प्रीमियर चैम्बर है, इसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और पाकिस्तान की लाहौर की वो बिज़नेस कम्युनिटी है जो वाकई ही
टैक्स भी अच्छे अंदाज में दे रही है और काम भी कर रही है। और जो चैम्बर की हमारी लीडरशिप है, मैं इसको भी सल्यूट पेश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस चैम्बर को बनाया, इसको डेवलप किया, और जिस तरीके से काम करने वाले लोगों को पूरे लाहौर की होलसेल की चाहे रिटेल की मार्केट्स हों, उधर से वो लीडरशिप लाते हैं जो अपनी कम्युनिटी और अपने सेक्टर के लोगों की मदद कर सकें उनके कारोबार को प्रमोट करने, उनको आगे ले जाने में। उनके जितने भी हर्डल्स हैं, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट के लेवल के मसाइल हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के मसाइल हैं, लाहौर चैम्बर का प्लेटफार्म अपने मेंबर्स के लिए, अपने कारोबारी लोगों के लिए भरपूर एफर्ट करता है और कोशिश करता है कि पाकिस्तान की मीशत का जो पहिया है, जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट क्लास के लोग और एसोसिएट क्लास के। आप सही कह रहे हैं, एक तो आप लोग कर रहे हैं, दूसरा टूरिज्म के ज़रिए पाकिस्तान की जो मीशत है उसको बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है। तो कुछ एफर्ट्स, मतलब आपको नहीं लगता कि अगर हम हर तरीके से पाकिस्तान में जो है टूरिज्म को लेके आ सकते हैं, एक तो पाकिस्तान की जगह खूबसूरत हैं, पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज्म भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म भी हो सकती है, इस तरह की कोई एग्जीबिशंस होनी चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए बार बार, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं संडे को सब टीवी देखता हूँ। अच्छा। और संडे को सब 3 चैनल देखता हूँ। नंबर 1 डिस्कवर पाकिस्तान, मेरा फेवरेट है। थैंक यू वेरी मच। और सेकंड नेशनल ज्योग्राफिक, और थर्ड हाउ टू मेड, ये भी एक चैनल है जिसमें पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री कैसे चलती है, चीज़ें कैसे बनती हैं, वो भी देखता हूँ। और ज़बरदस्त बात यह है कि आज इस चैनल में जो मेरा पसंदीदा चैनल है, आज वहाँ बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए भी ऑनर की बात है। क्या हाँ, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, क्योंकि हम सब के अंदर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी मौजूद है। बिल्कुल। शायद हमारे पास वे और विज़न और सॉल्यूशन की थोड़ी कमी है, ऐसे ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी मुलाकात है, जो मीटिंग है होगी आज की, इससे आज एक नया रास्ता खुलेगा इंशाअल्लाह। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो बेसिक पेशेंट है वो इंडस्ट्री और लोकल ट्रेड और मस्जिद को चलाना है। कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर चैम्बर है। अगर मैं यहाँ तक कहूँ कि ये एशिया का सबसे ज़्यादा वेल फैसिलिटेटेड अदारा है, जो पूरे एशिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जहाँ पे मोर दैन 25 आपके जो डिपार्टमेंट हैं उनके डेस्क हमारे चैम्बर में मौजूद हैं। और आउट ऑफ द स्टेज हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और इसको बनाने वाले जो हमारे जो लीडरान हैं, हमारी जो अलाइंस 16 साल से इस पे उनकी काविशें हैं, मलिक इफ्तिखार साहब हैं, मियां अंजुम निसार साहब हैं, इस तरह की जो लीडरशिप है ये उनका कमाल है। ये बात तमीज़ इसलिए मानी क्योंकि मैं यहाँ से जब जाऊँगा एक विज़न लेकर जाऊँगा, और ये विज़न होगा कि डिस्कवर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से जो जहाद कर रही है, मैं से समझता हूँ पाकिस्तान में इससे मौसर पाकिस्तान की खिदमत कोई अदारा नहीं कर रहा। क्योंकि आज मेरे मुल्क पाकिस्तान को आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है हमारा सॉफ्ट इमेज। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत जी, हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं। बिल्कुल। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक वो सिविलियन सोसाइटी हैं जहाँ पे आप ही की तरह महसूब लोग रहते हैं। हम प्रोड्यूसर हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम एग्रीकल्चरर हैं। बदकिस्मती ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो काम था ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गया, शायद वो इस तरह से नहीं दिखा रहे जैसे आज डिस्कवर लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। हम एक्चुअली, हमारा तो मकसद ही, विजन ही ये है कि हम पाकिस्तान का जो खूबसूरत चेहरा है वो दुनिया के सामने रखें, ताकि लोगों को पता चले ये भी पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए काम करे। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, आपके जो चैनल जो काम कर रहा है, एक्चुअली दैट्स लाहौर चैम्बर विजन। पाकिस्तान को उजागर करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान में आना ज़रूरी है। बिल्कुल। और जो सॉफ्ट इमेज जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक्चुअली पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो मुख्तलिफ डेलीगेशंस को इनवाइट करेगी, ताकि हम पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा जो है वो दिखा सकें, उन्हें घुमाएं फिराएंगे भी, ताकि उन्हें पता चले कि कितना पीसफुल है पाकिस्तान, और फिर वो हमारे एम्बेसडर बन के जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है वो पॉजिटिव इमेज जो है वो लेकर जाए। लेकिन अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक के जाने, तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम अपने खास मेहमानों से बात कर रहे थे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जान रहे थे। और अच्छी बात यह है कि वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पर टूरिज्म जो है वो मज़ीद मजबूत होना चाहिए, टूरिस्ट आने चाहिए। तो अब उनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान में कितना घूमते फिरते हैं, कौन कौन से इलाके उन्होंने देखे। तो उस्मान मलिक साहब, ये बताइए पाकिस्तान में कितनी सैर की और आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? जी एक्चुअली तीनों सूबों को तो बहुत ज़्यादा विजिट किया है। कश्मीर को किया है, अच्छा, नॉर्दर्न एरिया को किया है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की एक ऐसी तख्लीक है कि जिसके अंदर समुंदर भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, पहाड़ भी हैं और हर रंग के पहाड़ हैं। बेशक ऐसे। और जब कलर अब देखते हैं, ग्रीन पहाड़ भी हैं, ब्लैक पहाड़ भी हैं और ऐसे वाइट ही। भी हैं। हाँ, तो ये एक ऐसी सरजमीन है जो दुनिया में मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने जोग्राफियाई पोजीशन के साथ साथ इस मुल्क को जिस कुदरती हुस्न से नवाजा है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में हर तरह की चीज़ है और इंटरेस्टिंग बात यह है उस्मान साहब कि हर चंद सौ किलोमीटर के बाद कल्चर चेंज हो रहा है, पहनावे चेंज हो रहे हैं, फूड चेंज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ ट्रैवल करके मज़ा आया आपको? मतलब नॉर्दर्न एरिया ज़्यादा पसंद है या सहरा, या आप गवादर गए? मैं जी बहुत ज़्यादा विजिट किया नॉर्दर्न एरिया में, कश्मीर में और उसके बाद चोलिस्तान में। तो जब देखते हैं इंसान, अल्लाह ताला ने एक छोटा सा गेंद बनाया, 200 मुल्क इसके ऊपर है, तो देखता है उसकी कुदरत क्या है, क्या बात, सुभान अल्लाह। उसको बनाने वाला क्या है, जिसने ये चीज़ें बनाई हैं वो ज़ात कैसी होगी और उसकी ताकत क्या है। और एक ज़रे की हैसियत है दुनिया के 200 मुल्कों की, उसके अंदर एक पाकिस्तान, उसके अंदर एक लाहौर और हमारी हैसियत, बस सारी बादशाही अल्लाह की। ऐसा ही है, बिल्कुल बेहतरीन बात है वाकई में। इस मुल्क में जब वो एक दफ़ा हमारे गेस्ट आई थी ना, वो कही थी कि जब हम लोग वहाँ गए, माउंटेन्स की वो जो लास्ट पीक्स आपको नज़र आती हैं K2 के पास, और वहाँ जाके आप ये सोचते हैं कि यार ये देखें, ये दुनिया इस कदर जो है वो बड़ी है, इस कदर रिच है, और हम एक वहाँ पे एक जर्रे की हैसियत भी नहीं है। बिल्कुल। और माउंटेनियर्स के लिए तो पाकिस्तान जन्नत है। K2 हो, राकापोशी हो, बेतहाशा इस तरह ऐसे ही के खूबसूरत पहाड़ हैं। आप ये बताइए, आप जब वेकेशन पे जाते हैं फैमिली के साथ, तो पहाड़ों का रुख करते हैं या समुंदर की तरफ जाते हैं? अच्छा, मैं तीनों का रुख करता हूँ, अच्छा, क्योंकि समुंदर कराची में है और वहाँ मेरे इन लॉज हैं। अरे वाह, अच्छा, और पर्सनल समुंदर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ खुदा याद आता है। क्या बात, अल्लाह करीम की वसाहत कितनी बड़ी होगी, उसका वहाँ पे एक ऐसी नज़ारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहाड़ मेरा इश्क है और मुझे पहाड़ों पे जाना हमेशा से पसंद है, लेकिन हाइक करके नहीं, सिर्फ दूर से देखकर मुश्किल था। और वर्ल्ड वाइड मैं काफ़ी विजिट किया, अमेरिका, यूरोप, लंदन वगैरह में अपने साथ। हर साल हमारी फैमिली प्लान होता है कि एनुअली हमने फैमिली के साथ जाना है, और 2 इयर्स में मैंने और मेरी वाइफ ने जाना। अच्छा। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। वाह, और जहाँ तक मैंने बाहर भी देखा, यूरोप देखा, जर्मनी और हॉलैंड वगैरह, सब आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को देख के आप ज़्यादा देर खुश नहीं रह सकते। नेचर के पास जाकर खुश होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो टूरिस्ट होता है, ये जो आप जब सैर व तफरीह करनी चाहते हैं, एक्चुअली आप अपनी इनर साइड को जस्टिफाई करने के लिए जाते हैं। और जो नेचुरल का हुस्न है, जो वो आदमी को खुशी देता है, और उसका नेमुल बदल कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपने पूरी दुनिया में ट्रेवल किया है, सो किस तरह से आप कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान का टूरिज्म, पूरी दुनिया का टूरिज्म, और किस तरह से हम फैसिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप लोग बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क में आए? मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, अपनी फैमिली का छोटा सा किस्सा बताता हूँ। डैट इज़ अ वन एग्जाम्पल। जब हम बाहर जाके पहले बच्चों को लेकर वहाँ जाके बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए, बड़े खुश हुए। जब उन्हें पास करते थे, यार नॉर्दर्न एरिया में चलो, तो जाने से पहले अर्लीस्ट वो बड़ा अवॉइड करते थे कि बाबा यार वहाँ पे फैसिलिटेशन नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, वहाँ पे होटलिंग अच्छी नहीं है, वहाँ पे फूड अच्छा नहीं है। ये 3-4 चीज़ें कॉमन होती हैं जो किसी भी टूरिस्ट को डिसहार्ड करती हैं, जाने पे रोकती हैं। लेकिन लास्ट 3 साल पहले मैं गया हुआ था हुंजा, हमारे दोस्त है वहाँ पे, उस वक्त वहाँ पे DIG लगे हुए थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, वहाँ चला गए। आप बिलीव कीजिए, वो 3 साल के बाद से आज के दिन तक ओवरसीज जाने का बच्चे ना मिले। क्या बात है, वाओ, बेहतरीन। वाकई। दैट इज़ अ गोल्डन थिंग, दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनसे सियासी तौर पर इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस बात पे इख्तलाफ नहीं हो सकता कि ना टूरिज्म पे काम नहीं किया। दैट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने टूरिज्म बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल। इससे पहले गवर्नमेंट ने काम उन्होंने भी बहुत किया था,
लेकिन उन्होंने जो ऑलरेडी इलाके डिस्कवर थे उन्हीं पे किया था। उन्हीं पे किया। इन्होंने नए पॉइंट ट्रेस किए सही है, और सही आपसे की ही वजह से मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि आपका जो बिलखसूस आपका चैनल है, ये पाकिस्तान की मैशियत में और पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज में और बिजनेस ऑफ ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सही क्या है। आपको ओवरसीज में मेरे 2 दोस्त हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। जब वो उन्होंने मुझसे पूछा यार वाकई मलिक साहब पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इज आवर पाकिस्तान। सही, कुछ दोस्तों की कॉल इतना खूबसूरत है, हमें तो मरी का पता है, ऐसे ही है। हमें हाँ, आप सही कह रहे हैं, तो मरी उससे से आगे आगे लोग जाते जाते ही नहीं है, जैसे लोग सवाद का जाते ही पता नहीं होगा, है। स्वाद का पता है, मरी का हाँ, पता हाँ, है। ऐसे ही। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपका जो डिस्कवर चैनल है इस वक्त ये एक रूलिंग रोल प्ले कर रहा है। मेरे कुछ चाइनीज़ फ्रेंड आए, उन्होंने कहा यार हमने एक चैनल देखा था आपका डिस्कवर पाकिस्तान, यार वो हमें उनजा जाना है। वाह, वेरी नाइस। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और इट इज एन मतलब एप्रिसिएशन हम जो मेहनत करें इसका मतलब वो रंग ला रही है और हम तो चाहते हैं कि हम ये मेहनत रंग लाए। ये रंग लाए। और ये देखिए हमें कुछ ज्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। पाकिस्तान है ही वाकई इतना हम सिर्फ खूबसूरत। दिखा पाकिस्तान के रहे हैं, लोग वाकई exactly, इतने बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत है। अच्छा, पाकिस्तान के खाने भी बड़े मजे हाँ के हैं और आप मुझे लगता है काफी खुश खुराक हैं। अब मुझे क्वांटिटी नहीं वैरायटी पसंद है। अच्छा, और इस मामले में मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की ट्रेडिशनल रवायत, इलाकाई सकाफत और हर इलाके का अपना टेस्ट ये बात सही है। कमाल का है। ऐसे ही है। प्रेजेंटेशन की कमी है। हाँ, और आप वो लोग हैं जो हर अव्वल दस्ता बन के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नहीं, लेकिन इस पे definitely बहुत बड़ा हम ज़्यादा अपना काम करने वाला जितना है। किरदार अदा कर सकते हैं वो जरूर करें, हम लेकिन कर रहे हैं और हम बिजनेस भी कम्युनिटी चाहते को भी आगे आना चाहिए सलमान, और उन्हें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कहीं फैसिलिटीज़ की कमी है तो आप जैसे लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं जो कि जिनका ताल्लुक है बिजनेस कम्युनिटी से। सो किस तरह आप समझते हैं कि मज़ीद फैसिलिटेट किया जा सकता है, नॉर्दर्न एरियाज़ को दुनिया के सामने रखा जा सकता है, मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने गवर्नमेंट सेक्टर की बात की, हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। हाँ जी। पाकिस्तान के जितने चैम्बर्स हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर की एसोसिएशंस हैं, वो भी आपके इस चैनल को और आपकी जो विजन और थॉट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के लोगों और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की ताउन के बाद ही आपका चैनल मज़ीद ग्रो कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ना सिर्फ आप लोग बल्कि हम तो चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी जो है हाँ। वो हमारा साथ दे और वो मिलकर, हम सब मिलकर जो है पाकिस्तान की इस खूबसूरती को दुनिया को दिखाएं। बिल्कुल। उसके लिए हमने ख़ास तौर पे एक सेगमेंट डिज़ाइन किया है। बढ़ते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसको हम कहते हैं Trending ट्रेंडिंग Today। टुडे। जनाब, ट्रेंडिंग टुडे का मकसद ये है कि हम सब मिलकर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने रखें। और उसके लिए तरीका बहुत आसान है। आपने सिर्फ ये गैजेट उठाना है जो कि हमारे हाथों में हर वक्त होता है, ये भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। इसको इस्तेमाल करना है एक पॉजिटिव अंदाज में। इसको इस्तेमाल करना है, आपने पाकिस्तान का बेहतर और खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने ट्रेंड करना है। आप मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जा सकते हैं, जिसमें ट्विटर है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें इंस्टाग्राम है। जाके आपने सिर्फ हैशटैग्स बनाने हैं। और आपको पता है कि ट्विटर की ट्रेंडिंग पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहा है, इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, एशिया में क्या ट्रेंड कर रहा है। और आपने जाके जिस तरह से आज हमने आपको दिखाया छांगा मांगा, आप हैशटैग बना सकते हैं, हैशटैग विजिट छांगा मांगा, हैशटैग विजिट पाकिस्तान, हैशटैग विजिट डिस्कवर पाकिस्तान। बिल्कुल। और जितने चाहे आप हैशटैग्स बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये चंद एक बुनियादी हैशटैग्स अगर हम सब मिलकर बनाएं तो जिस तरह अंबर ने कहा वाकई हम ट्रेंड कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर भी हम पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं। और मुझे सिर्फ चंद सेकंड लगे जिसमें मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पोस्ट जो है वो की और साथ ही साथ ट्विटर पर ट्वीट भी कर दिया। तो ये चंद सेकंड अगर हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए निकालना शुरू कर दें तो पाकिस्तान को इससे बेतहाशा फ़ायदा होगा, हमें बेतहाशा फ़ायदा होगा। क्योंकि टूरिज़्म जब बढ़ेगा, फ़ॉरेन रेवेन्यू आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब क्रिएशन बढ़ेगी। और जिस तरीके से हम सब समझते हैं कि हम सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी भी पाकिस्तान की जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया के सामने आए। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जिस तरह कि अब डिस्कवर पाकिस्तान, हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बेतहाशा चीज़ें डिस्कवर करने वाली, गवर्नमेंट भी अब इस पे काम करी। साहब ने कहा कि पहले लोग समझते हैं सिर्फ मरी। अगर पंजाब की बात की जाए तो सोन वैली अब एक नया इलाका है जिसको
बहुत तेज़ी से डेवलप भी किया जा रहा है। और मरी के फिर पास भी, हाँ, कोटली सतिया की बात की जा रही है। तो इस तरह की इलाके जो है वो ज़्यादा डेवलप किए जा रहे हैं ताकि लोग जाएं, क्योंकि होता क्या है, मरी जैम पैक हो जाता है जी। अब तो नारायण नारायण का का खान जो है था बिल्कुल। जनाब, तो माशाल्लाह। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट भी वो कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करना चाहिए? देखिए, बात ये है कि ये कौमी फरीज़ा है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम लोगों का ये एक फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान को डिस्कवर करने वाले और डिस्कवर करने वाली टीम के साथ भरपूर साथ उनका निभाएं, और हमें अपनी लोकल टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए। और इसके लिए हमको हर उस जगह जो नई डिस्कवर हो रही हैं उसको इसलिए प्रमोट करना चाहिए कि उससे जब हम एज ए टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पे बिज़नेस आएगा, रोज़गार मिलेगा, और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को पहुँचेगा हमारी तरफ से। और अब तो मतलब चंद घंटे की ड्राइव में एग्जैक्टली आप, पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है कि चंद घंटे की ड्राइव के बाद मौसम चेंज हो जाता है, फिर जैसा मैंने पहले का कल्चर चेंज हो जाता है। तो आपने एक तो अपने बच्चों के साथ ट्रैवल स्टोरी बताई कि आप वहाँ गए और उनका विजन चेंज हुआ, बाहर नहीं जाना। हाँ, आपके साथ और क्या कोई ऐसी ट्रैवल स्टोरी आप गए हो? क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की एक खूबसूरती ये है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ लोग जो है वो इतना वेलकम करते हैं, पैसे नहीं लेते, आपको बाकायदा अपने रिवायती खाने भी खिलाते हैं। तो क्या कोई डिफरेंट चीज़ खाई और कोई अपनी ऐसी ट्रैवल स्टोरी जो आज भी आपको याद हो? मुझे अपनी फैमिली का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फैमिली मैन हूँ, और हम जब टूर करते हैं तो फैमिली के साथ ही हाँ जी, move on हमारा होते हैं। फैमिली वेकेशन का मकसद भी यही है कि अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए जाएं। लास्ट 2 वीक बिफोर मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल लिया है यूथ आर्मी शूटिंग क्लब से। अच्छा। पूरे पाकिस्तान का उसमें कंपटीशन था, शी इज जस्ट फॉर 14 ईयर्स, और उसने डिमांड क्या की है गोल्ड मेडल लाने के बाद कि बाबा हुंसा कब जाना। वेरी नाइस। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ का जो हुस्न है, छोटे बच्चे से लेकर और 90 एज तक की हर सेक्टर के लिए वो एक जादुई हुस्न है। हाँ, उसका शहर, वहाँ की ट्रेडिशन और वहाँ के लोग, हाँ, कमाल के लोग। क्या बात। तो आपकी तरफ आते हैं, आप कोई हमें अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करें। और जिस तरह से सलमान हमेशा फूड की बात करते हैं, सो पाकिस्तान का फूड भी बहुत डिफरेंट है, बहुत वैरायटी है, सो क्या पसंद है? पाकिस्तानी जितने भी खाने हैं सभी पसंद हैं जी, और पाकिस्तानी खानों की तो बात ही और है। आपको पता है कि अब तो यूरोप के लोग भी पाकिस्तानी खाने खाना शुरू हो गए। ऐसे ही है। और दूसरा ये कि बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के जितने भी पॉइंट्स हैं टूरिज़म के, उनके ऊपर जितना भी रोड्स की फैसिलिटी दे सके, होटल्स की फैसिलिटी, आप हम साया मुल्क में जाएँ, छोटा सा उनका जो कैपिटल है हमारे से 300-400 किलोमीटर दूर है उनका कैपिटल, सारा यूरोप, सारा अफ्रीका ऐसी गलियों में नज़र आता है कि हम जब जाते हैं हमसाया मुल्क दिल्ली तो देखते हैं कि किस तरह टूरिज़्म आता है, और जितना वो टूरिज़्म के लोग पैसा लाते हैं, वो सेल परचेज करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इतना ही फॉरेन करेंसी आ रही है। तो एक तो ये कि बनी बनाई अल्लाह ताला हालांकि की। अगर हम हुस्न की बात करें तो पाकिस्तान में शायद इंडिया से ज़्यादा हुस्न है, और सफाई भी बहुत ज़्यादा है, सफाई सुथराई। लाहौर आप देख लें, कंपैरिजन कर लें दिल्ली के साथ, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ना तो मैं समझता हूँ हम जैसा पहन सकते हैं, ना हम जैसा वो खा सकते हैं। ये जो हमारा आप उधर जाके देखें, इतना सा वो सालन होता है, इतनी सी रोटियाँ होती अच्छा, हैं। पाकिस्तान का फ्रूट भी आप देखिए ना, मैंगो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, फिर अभी आजकल जो है किन्नू आने वाले हैं। खाली फ्रूट की बात नहीं, पूरी दुनिया में जो पंजाब है ना, वो एक क्या चाहे वो इधर का उधर का, इसके लोग, इसके बंदे, इसका गुफ्तगू, इनका जो सिस्टम है Culture, डिफरेंट हाँ, है। चाहे इधर चले जाए, इधर चले जाए, पंजाब एक, पंजाब ये का बात सिस्टम सही एक है। सही है। तो कल्चर जब आप ट्रैवल करते हैं आप देखते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हमारा जो डेलीगेशन है वो जाता है, 20-25 बार गए हैं हमसाया मुल्क, तो चीज़ें कई वो पंजाब की है। हाँ। अच्छा, फिर हमारी ज़बानें भी बड़ी मीठी हैं। सेम है जी, वो हम आते हैं तो जब वो आते हैं कहते हैं आप गरीब मुल्क हैं, तो जब मोटरवे देखते हैं, सड़कें देखते हैं, लोग देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, कपड़े देखते हैं, खाने देखते हैं, कहते हैं हम गरीब। हाँ, सही बात है वैसे। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने बहुत सी अच्छी बातें की, और डेफिनेटली हमारे मुल्क को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें बल्कि टूरिज्म को भी लाने के लिए अपना रोल प्ले करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी, नदीम मलिक साहब, बहुत आपने हमें अप्रिशिएट किया, इस बात का भी बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के आने से हमारी सुबह बहुत खूबसूरत होगी। और जो एक चीज़ हमें अंदाज़ा हुआ आपकी बातों से कि वाकई डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह बना रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और यही हमारा मकसद है। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान
की खूबसूरती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग आके खुद देखें अपनी आंखों से कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और यहाँ के लोग पाकिस्तानी कितने लोग welcoming कितने हैं। अच्छे हैं। और जिस तरह ये पाकिस्तान के फूड की बात करें, आप वाकई आके देखें पाकिस्तानी फूड भी और हम बहुत लाजवाब। पेट भर के खिलाते हैं। हम तो थोड़ा कोई खाए तो हम कहते हैं नहीं नहीं और खाएं और खाएं, हम तो प्लेटों में डाल के देते हैं, हम तो ऐसे लोग हैं। तो जनाब हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, आपने कहीं नहीं जाना। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेहतरीन गेस्ट, बेहतरीन इंफॉर्मेशन और बेहतरीन गपशप का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमन की तरफ। तो आज जिस इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, 15 साल तजर्बा है और सीईओ हैं इस वक्त फाइन लिविंग बाय सालेहा की। और Yes. आपको पता है घर सजाना जो है वो एक बड़ा अहम काम है। अब तो घर भी सजाए जाते हैं, दफातर सजाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेस्टोरेंट सजाए जाते हैं जनाब, होटल्स को जो है वो इंटीरियर वहाँ पे डेकोरेशन की जाती है। सो ये बहुत सारे काम कर रही हैं, बहुत अरसे से कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सालेहा साजिद। सालेहा, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही। और मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लोगों के घर सजाने का शौक कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि अपना घर तो लोग सजाते ही हैं। आपने कैसे सोचा कि मैंने दूसरों के घर भी सजाने हैं? एक्चुअली घर डेकोरेट करने का, घर सजाने का या कह लो अच्छा रहने का शौक मुझे बहुत शुरू से ही है। लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज तब से ही है। तो उसी फील्ड में पढ़ना शुरू किया, उसी फील्ड में ही मास्टर्स करके आगे जब माइंड में था शुरू से ही कि लोगों को इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। इंटीरियर डिज़ाइनर बनना वाह। है। और बेसिकली मुझे सच में जो एक अंदर से वो थी ना, वो ये थी कि लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल देना है, लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना है, उन्हें रहना सिखाना उन्हें है। रहना सिखाना है कि एक अच्छे एम्बियंस में रहने में और एक बुरे एम्बियंस रहने में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या आता है। अच्छे लोग तो हर तरीके से रह ही लेते हैं, ऐसे रह तो ही है। हर कोई रह लेता है, लेकिन उसमें आपके वो मूड्स का, आपकी एनर्जीज का और हर चीज़ का क्या असर होता है बिल्कुल उस एनवायरनमेंट पे, उस एनवायरनमेंट से आपकी क्या होता है, वो बेसिक मेरे था बिल्कुल mind ऐसे में। ही है। तो उसको जहन में रख के स्टार्ट किया था और फिर बस अपना स्टार्ट किया। पहले आपने जॉब की पहले और जॉब फिर की, उसके बाद ये फाइन लिविंग बाय सालिहा फिर का अपनी आइडिया कब कंपनी। आया? जी 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 जी। तो ये जर्नी के हवाले से बताइएगा, कितना अर्सा जॉब की और फिर एंटरप्रेन्योर बनने का कब फैसला किया? जॉब तो लाइक 1 ईयर से ज़्यादा अरसा नहीं की, 1 साल ही की। इट वाज इन 2006। देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली और उसके बाद फिर स्टार्ट किया थ्रू रेफरेंसेस भी, कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, काम मिला, करते गए बेसिक एक एम था कि लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल बस प्रोवाइड करना है, अच्छा लाइफस्टाइल बताना है, लोगों को बताना है कि आपकी अगर लाइट भी, आप इवन अपने रूम में भी अगर आप एक लाइट बंद करके दूसरी लाइट ऑन करो, आपको डिफरेंस बिल्कुल, खुद आइडिया हो ऐसे ही, जाएगा कि बिल्कुल ऐसे ही। एकदम इफेक्ट ही चेंज हो जाता है रूम का ना। तो वो थोड़ा सा लोगों को गाइड किया, लोगों को साथ साथ बताया भी। इवन मुझसे लोग वैसे ही गाइडलाइन भी लेते हैं तो मैं उनको वैसे ही गाइड करती हूँ कि लाइट्स का, कलर्स का, बेसिक तो कलर्स बहुत मेन रोल आपका आम पेंट्स तौर आपके पे कैसे होने कलर्स चाहिए? बहुत मेन रोल आपकी पर्सनालिटी के ऊपर जो है उसका बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, डालते हैं। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा एक्सपेंसिव काम है। एक्सपेंसिव है थोड़ा बहुत, बट आप उसको मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। इस तरह तो हम और बहुत सारी चीज़ों पे भी स्पेंड कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल अपने ठीक है, कपड़ों और पे भी हमें स्पेंड कर रहे होते हैं और अंदाजा कपड़े नहीं एक्सपेंसिव भी हैं और लो बजट में भी हैं, तो वो इट अच्छा, डिपेंड्स ऑन आपने योर बहुत बजट। इंपॉर्टेंट बात की थी कि आपके मूड पे, आपके एम्बियंस का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। सो किस तरह का आपको काम करना ज़्यादा पसंद है? लाइक किस तरह आपका स्टाइल क्या है? मॉडर्न इंटीरियर में जाना अच्छा, पसंद मेरा है जो या स्टाइल है ना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन क्लाइंट्स चॉइस। अच्छा हाँ, मेरा अपना कोई मैं नहीं करती हूँ। मुझे सबसे पहले हमारी एक मीटिंग होती है, दूसरों जो हमारे क्लाइंट होते हैं जो कराना चाह रहे हैं अपने घर को डेकोरेट, उनसे मैं उनका पूछती हूँ, उनकी चॉइस, वो क्या चाह रहे हैं, उनका दिल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट किया जाता है कि इसमें फिर बेहतरीन सजेशन ये है आपकी, इसमें आपको ये कलर्स ऐड करने चाहिए। उनकी चॉइस को मैं ज़रूर माइंड में रखती हूँ। ये नहीं कि नहीं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये करें जो मैं कह रही हूँ,
ऐसा नहीं है, हर चीज़ की एक अपनी अपनी खूबसूरती, पर्सनल, हाँ वो उसको करना चाहिए समटाइम्स एंटीक चीज़ें भी आपको अच्छी लग रही होती एग्जैक्टली हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल, टोटली ट्रेडिशनल में जाते हैं, कुछ लोग टोटली मॉडर्न में जाते हैं। और अब मॉडर्न और कुछ लोग फ्यूजन में जाते हैं, और कुछ लोग, और फिर आप ये कह दें ट्रेडिशनल को कह दें कि नहीं नहीं ट्रेडिशनल छोड़ दें मॉडर्न करें, आजकल मॉडर्न इन है, मैं इस तरह में ज़रा मेरा बिलीव नहीं है। ट्रेडिशनल जिनका शौक है उनको टोटली ट्रेडिशनल करके दिया जाता है, मॉडर्न जो जिनका शौक है उनको मॉडर्न में सारा अच्छा, डेकोरेट तो किया कलर्स जाता है। आजकल कौन से हैं? जिस तरह से हम पेंट्स की बात कर रहे थे कि व्हिच कलर शुड बी यूज Yes. इन आवर लिविंग रूम्स, इन आवर बेडरूम्स, जिससे आपको बेहतर एनर्जी मिले, और हमें मजीद क्या ऐड करना चाहिए, लाइट्स कैसी ऐड करनी चाहिए? बेसिकली तो कलर्स बहुत वो जो है वो मेन रोल कर रहे होते हैं। तो मेरा हर घर में एक होता है कि आप एक छोटा सा एरिया बना लें, थोड़ा सा ब्राइट कलर्स का, कोई एक कलरफुल सा एरिया बना लें जिसमें थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स डालें, और वो आप एज ए रिलैक्सिंग रूम टाइप कह लें, या आप वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें, थोड़ा फन कर लें, जो भी आपने करना चाहे। लेकिन जो इन कलर्स की आप बात करेंगी तो वो टोटली डिपेंड अगेन करता है चॉइस के ऊपर। ड्राइंग रूम्स बेसिकली न्यूट्रल्स में जाते हैं, फॉर्मल एरियाज न्यूट्रल्स में जाते हैं, वाइट, ऑफ वाइट, ग्रेज, और रूम डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उनकी चॉइस पे। लाइक कुछ लोग मरून कलर कर लेते हैं अपने रूम का, और कुछ लोग वाइट करते हैं। तो वो इट ऑल डिपेंड्स कि उनको फिर थोड़े से कलर्स और ऐड, वाइट के साथ कुछ एक कलर ऐड करके उनको थोड़ा सा उसमें फिर सेटिस्फाई किया जाता है कि ये वाइट भी है, और जो कलर इसके साथ आपके रूम को ब्राइट करेगा हमने वो ऐड किया है। Exactly. और जिस तरह से अब तो हमने देखा है कि हाँ, जैसे अभी अंबर कह रही थी कि बाकी कलर्स का आपके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। मैं चाह रहा था कि ताकि हमारे व्यूज़ भी थोड़े एजुकेट हों, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिससे आपके एपेटाइट पे फ़र्क पड़ता है, जो आप अपने किचन के या जिस जगह पे डाइनिंग होती है, तो उसके लिए किस तरह के कलर्स वगैरह? एपेटाइट से अलावा ही आपकी जो मूड है वो आपकी एपेटाइट को एक्चुअली बढ़ाता है। मूड आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देता है। तो बेसिकली तो आपका मूड क्या बनता है कलर्स के साथ। आप किसी भी ब्राइट जगह पर बैठेंगे तो आपको ब्राइट फील होगा, आप डल एरिया में बैठेंगे आपको डल होगा। लाइक इसीलिए ड्राइंग रूम्स या फॉर्मल एरियाज में जब हम वाइट ऐड करते हैं तो हम साथ एक थोड़ा सा कोई एक कलर भी उसमें ऐड करते हैं। लाइक वाइट के साथ कुछ ऑलिव ग्रीन कलर हमने ऐड कर लिया है, या कुछ पीच ऐड कर लिया है, ताकि कलर का थोड़ा सा वाइट के साथ एक, और अगर आपके न्यूट्रल सोफास भी हैं तो कोई एक आधी चेयर ऐसी होती है जो बहुत वाइब्रेंट होती है, एग्जैक्टली वो बड़ा एक अच्छा सा इम्पैक्ट दे रही होती है। एक चेयर बीच में ऐसी आ जी वो कल रूम का कर लेगी। कर्टन्स के कलर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे, पूरे रूम का लुक चेंज कर देते हैं कर्टन्स। अच्छा, सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? कर्टन से मुझे एकदम इसका ख्याल आया, सनलाइट एंड प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं टू गिव अ वेरी वाइब्रेंट फील टू द प्लांट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट्स के बगैर तो कोई भी रूम डेकोर हो ही नहीं सकता। प्लांट्स हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में प्लांट तो मस्ट हम लोग उसको डेकोर करते हैं, उसके अंदर इंक्लूडिंग है। लाइक जिस तरह एक्सेसरीज हैं, जिस तरह टेबल लैंप्स हैं, जिस तरह कुछ एक्सेसरीज होती हैं जो आपकी टेबल को एकदम एनहांस कर देती है, सब प्लांट्स बहुत ज़्यादा मेन रोल करते हैं। सनलाइट तो इसमें सनलाइट तो बिल्कुल एक अलग सा एक बात है कि सनलाइट नो डाउट कि वो हमें चाहिए ही चाहिए। वो तो आपकी एक नीड, जिस तरह आपका खाना है, जिस तरह आपकी दूसरी चीज़ें हैं, एक नीड है, तो सनलाइट नीड है। उसमें आपने अपना वो कर्टन्स को आप ऐसा डिज़ाइन करें कि वो इजीली मूव हो। आप उसको बिल्कुल सनलाइट लो, आप दिन में उसको खोलो, रात में आप उसे बंद करो कर्टन्स को। बहुत वो इस तरह की भी चीज़ें हम माइंड में रखते हैं कि फिजिबल रहें ये, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें वो परेशानी ना हो ब्लाइंड्स को करने में या कर्टन्स को करने में चेंज, तो इजी टू हैंडल हो हर चीज़। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उन्हें लैम्प्स बहुत पसंद होते हैं, जो लैम्प्स की एक टिपिकल लाइट होती है, ऑरेंज लाइट, उन्हें बहुत पसंद होती है, तो अच्छा, उनके वैसे घर में लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है। है। तो आर्ट का शौक होता है, आर्ट पीसेस कितने इंपॉर्टेंट है, लैम्प्स कितने इंपॉर्टेंट है? ये सब एक्सेसरीज की उसकी में आ जाते हैं, और एक्सेसरीज के बिना रूम कंप्लीट ही नहीं होता ना। एक्सेसरीज नहीं है तो रूम कंप्लीट ही नहीं, आपको लुक की कंप्लीट आएगी ही नहीं। तो वो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलर स्कीम से, आपके रूम्स के क्या कलर होना चाहिए, आप अपने रूम्स में वो कलर ऐड करते हैं। फिर आप देखते हैं विंडोज़ पे आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, वो विंडोज़ के कलर्स क्या होंगे, फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको फर्नीचर में आ जाते हैं, और फिर एंड पे आप एक्सेसरीज पे आते हैं। वेरी नाइस। सो कितने लोग जो हैं वो अब करवा रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन की तरफ, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है लोगों का रुझान, के अभी भी बहुत कम लोग हैं, और कितना चैलेंजिंग है। बहुत सारे लोग अब इसमें आ गए हैं, बहुत लोगों को अब इसका शौक डेवलप हो गया हुआ है, इनका इंटरेस्ट हो गया। आई डोंट नो ड्यू टू सोशल मीडिया या आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन लोगों की बहुत बढ़ रही है, लेकिन बहुत ट्रेंड हो गया है। मतलब हर क्लास के लोग कहते हैं कि हमें एक अच्छा प्रोफेशनल वे में हमें डेकोर करके एक रूम चाहिए। साले आपने तो बड़ा आसानी से बताया, 15 साल का ये इस तरह 15 साल गुजर गए, लेकिन ये 15 साल जो हैं इसमें बहुत सी मुश्किलात आई होंगी। अपना जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं
क्या क्या हर्डल्स आई, किस तरह उनसे गुजरी? हर्डल्स ज़्यादातर आई लेबर के साथ डील करने में, बहुत सारी हर्डल्स आई, बल्कि बहुत टफ टाइम देते हैं लेबर उनको, बस उनको कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे चलना है, वो एक रहा। फिर बस आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप, मुझे लगता है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्किंग हो, आप आहिस्ता आहिस्ता चलो तो फिर आगे रास्ता आपका खुलता है और फिर आप आगे तो बहुत तमाम सारे काम। चीज़ें पाकिस्तान में मिल जाती हैं सब या मिल कुछ जाता है। ऑनलाइन इंपोर्ट भी करवाना पड़ता है? कुछ चीज़ें आपको अगर बहुत कुछ अच्छी लग रही हैं तो आप मंगवा भी लेते हैं, बट सब मोस्टली चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, हमारे पाकिस्तान में सब मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। बल्कि कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगी, जो सिर्फ हमारे ही मुल्क पाकिस्तान में में मिलेंगी। मिलेंगी, बिल्कुल ऐसा और ही मेरे है। ख्याल से हमें उन्हें और प्रमोट भी हमारा करना फर्नीचर चाहिए। तो पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। मैंने बल्कि यूके में इसको एक भिजवाया भी थी। यहाँ से पूरा एक सामान का वो बन के, जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसमें, क्राफ्ट में, कार्विंग्स में, वो बहुत लोग पसंद करते हैं बाहर वेरी हमारे। नाइस। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपने बाहर भिजवाई, तो आप अपने जो फॉरेनर्स हैं, जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, उनको किस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट किया जा सके? लोग वो ड्यू टू सोशल मीडिया सबको सब कुछ अब आइडिया है, उनको ऑलरेडी इतना कुछ पता चल गया है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में क्या क्या कुछ है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इन्हें क्या हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और वो फिर हमें और यहाँ से मंगवाते हैं। उनको एक शौक होता है कि यहाँ से हम लेकर जाएं, तो हम उनको फिर प्रोवाइड करते हैं बाहर। वेरी नाइस, तो बड़ी अच्छी बात है। और इस तरीके से हम अपना जो लोकल क्राफ्ट्समैन है उनको भी बड़ा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ये चीज़ें जैसे वो मूड़े होते थे पहले, अब बहुत कम देखने, इनकी अपनी खूबसूरती। वो मूड़े अभी भी हैं, बट थोड़े से मॉडर्न Modernize फॉर्म हो गए, में ऐसे ही है। मॉडर्नाइज हो गए, बट वो स्टिल है। और समटाइम्स उसमें अगर आप कुछ ऐसा ट्रेडिशनल फैब्रिक ऐड कर दें तो वो फिर एक वो इस तरह की लुक दे देते हैं कि वो मॉडर्न, वो फ्यूजन वाली बात, कि वो इस तरह लगता है कि जिस तरह कंटेम्प्रेरी टाइप हम उसको बना देते हैं। और पाकिस्तानी कौन से ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनकी आप बहुत डिमांड देखती हैं? मेरी फील्ड से रिलेटेड तो ये जो कार्विंग फर्नीचर है, ये बहुत लोग बाहर पसंद कर रहे हैं। इवन ये जो यूके एरिया, यूएसए में बहुत सारे लोगों को यहाँ से चीज़ें, इवन टर्किश सामान भी इतना वो नहीं इन है जितना कि हमारा पाकिस्तानी, क्योंकि कार्विंग आ जाती है हमारे उसमें, वुड के साथ जो कार्व्ड चीज़ें हैं ना, वो बहुत लोग बाहर पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरे पास भी कुछ 2 चेयर्स हैं जो कि स्वाद से मैं लेके आई थी स्पेसिफिकली, और वो भी कार्विंग वाली है कि पीछे वो लेकिन पूरा यहाँ बैक तो बहुत एक्स्ट्रा उस पे एफर्ट करके, हाँ जी। बहुत लाइक इवन ड्रामाज, हमारे सोशल मीडियाज, हमारे उसमें इतना कुछ अब देख रहे हैं लोग बाहर कि कैसा हमारा स्टाइल और क्या हमारी हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं और क्या बिल्कुल हमारी चीज़ें हैं। तो ये इस सब चीज़ के लिए फिर आप ट्रैवल भी करती हैं? ट्रैवल किया है, हाँ जी, काफ़ी जगहों पे ट्रैवल किया है। और कहीं क्लाइंट दुबई में हमने एक अपार्टमेंट था, उसको डेकोर किया था। वो खैर मॉडर्न में था, कार्व वाले उसमें नहीं था, मॉडर्नाइज था वो। तो फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह या वो आते हैं यहाँ से, तो काफ़ी सामान हमारा बाहर जाता है यूके यूएसए पाकिस्तान में कहाँ ट्रैवल करती हैं? एक तो ये हैंडीक्राफ्ट जमा करने के लिए, और पाकिस्तान खुद में मेन सिटीज़ कराची, इस्लामाबाद। नहीं, यहाँ तो आपने ट्रैवल किया ना अपने काम के सिलसिले में। अदर दिन काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग का शौक है? कोई टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसमें आपने रिलैक्स होना होता है, और वो आप निकालते हैं अपने टाइम के अंदर से। तो ट्रैवलिंग तो पाकिस्तान में हर जगह हाँ, थ्रू आउट और अपनी एस्थेटिक सेंस को एनहांस करने के लिए मेरे ख्याल से इन लोगों को तो ज़्यादा ट्रैवल करना करते होगा। होंगे। ट्रैवल भी, और फिर उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही होती हैं जो हमारे काम से रिलेट, हाँ, ऐसे ही उसमें होती हैं कि एक रोड पे भी कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है तो हम उठा लेते हैं। कोई वेकेशन के लिए कहाँ जाती हैं पाकिस्तान में? कोई फेवरेट डेस्टिनेशन आपकी? फेवरेट डेस्टिनेशन तो ऐसा सच नहीं है, पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है हम लोग घूमते फिरते जाते हैं वहाँ पर। और जितने भी ये टुवर्ड्स नारान कागान कह लें, उस तरफ जा लें नॉर्दर्न एरिया में, हुंजा साइड पे, तो वहाँ पर इतनी हैंडीक्राफ्ट्स और इतनी हमारे पाकिस्तान की चीज़ें हैं कि देखकर बहुत एक तो खुशी होती है। फिर आप वहाँ से ये देखते हैं कि वहाँ लोग वहाँ कितनी मेहनत कर रहे बिल्कुल ऐसे ही है। हैं, और उनको इतनी चीज़ें हालांकि नहीं प्रोवाइड, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क, वो छोटी छोटी चीज़ों पर इतनी मेहनत की होती है, और इतनी वो फिर मैं वो उनको फिर यहाँ पर लाकर चेक करें ना, हमारी जो पोट्री है जो भावलपुर की है, पोट्री वो दुनिया में पॉपुलर है, और इतना नफीस और हाथ का काम है, छोटी छोटी सी पेंटिंग्स के साथ वो कर तो रहे होते हैं। ये हम लोकली तो बहुत लोग बना रहे हैं, हमें बाहर जो है इसका
भेजना चाहिए लोगों को, ये करना चाहिए, इनको नो हाउ देनी चाहिए पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के हर इलाके की अपनी अपनी खूबसूरती, अपनी अपनी सौगात है। वो तो है। केपी के ट्रक आर्ट आप देख लीजिए, वो भी अब बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत तेजी से जो है ट्रक आर्ट पॉपुलर तो आई थिंक बहुत ही कुछ बहुत और अब popular तो है। आपके इंटीरियर्स में भी बहुत ट्रक आर्ट यूज होने लग गए, छोटी छोटी चाहे वो चीजें ही ना, एसेसरीज ही क्यों ना रखी हूँ। एक्सेसरीज के अंदर ट्रक आर्ट्स के हाँ अंदर जी। आ गया है, रिक्शाज आ गए हैं। Yes. रिक्शाज के अंदर हम छोटी छोटी पेंटिंग्स के साथ हम लोग डिकोड कर रहे होते हैं। Very आपकी nice. हाँ, इस तरह की चीजें थैंक बहुत यू हैं सो हमारा। मच सालेहा, आपने हमें ज्वाइन Welcome. किया, बहुत अच्छी बातें की और एक्चुअली आपने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका अगर इंटीरियर अच्छा हो, आपका एम्बियंस अच्छा हो तो उसका आपके मूड पे बहुत बेहतरीन इफेक्ट होता है। सो अपने घर को अच्छे अच्छे से लाइट लिटअप करें, अच्छे कलर्स की लाइट्स यूज़ करें, अच्छे कलर के पेंट्स यूज़ करें, अच्छा फर्नीचर और नफासत से रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसका है। कि हम हाँ अपने घर को भी नफासत से जो रखें। भी आपका है उसमें आप नफासत से रखें तो आप देखें आपकी पर्सनालिटी कितनी चेंज होती है। Yes. बिल्कुल ऐसे। और मैं आपको बताऊं, जो जापानीज हैं वो लोग कम से कम सामान रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं हर चीज़ बड़ी साफ सुथरी होनी ऐसा ही चाहिए। है। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करती हूँ, जापानीज़ तो अपने चीज़ों की जो प्लेसमेंट होती है, अपने फर्नीचर की जो प्लेसमेंट है उसको भी अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज, उनका तो एक बड़ा एक फेमस एक टर्म है फूशिया एनर्जीज के नाम से। Yes. वो बेड की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, सोफे की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, वो तो बहुत इस फील्ड में बहुत आगे है, वो तो हर Thank- फील्ड में बहुत आगे है। थैंक यू वेरी मच Thank सालेहा, आप तो आई और आप यू आर इंडीड एन इंस्पिरेशन। जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, लोगों के घरों को जो है डेकोरेट कर रही हैं और ऑफिसेज डेकोरेट कर रही हैं, बिल्कुल। इतना कुछ कर रही हैं। जिस तरह सालिया ने कहा कि एनर्जीज हमें पॉजिटिव जो है वो लेनी चाहिए, अपने काम के ज़रिए कोशिश करनी चाहिए कम्युनिटी को सर्व करें। और इस तरह की इंस्पायरिंग वुमेन जो हैं जब हम हमारे प्रोग्राम में आती हैं तो हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं, बिल्कुल हम पॉजिटिव इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज हमें भी ट्रांसफर होती हैं और शौक डेवलप होता है कि हमने कैसे नफासत से, खूबसूरती से अपने घरों को सजाना है। तो आपको भी डेफिनेटली इस सेगमेंट से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन अब कुछ आगे बढ़ने का वक्त है, कुछ और इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके साथ शेयर करने का वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की, इंस्पायरिंग लोगों की कमी नहीं है। सो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट Thumbs up की की तरफ। तो आज की थम्स अप स्टोरी जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर अदनान कदीर खान की, जो कि बरतानिया में मुकीम हैं, पाकिस्तानी निजाद हैं। पाकिस्तान में इन्होंने तालीम हासिल की, यूईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की, इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और 1995 में इन्होंने टॉप किया था। Yes. और इतना बड़ा ब्रेन जो है, फिर वहाँ गए अमेरिका, मतलब बरतानिया में गए। इस वक्त जो है LSE जो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है, उनके ये डायरेक्टर एकेडमिक हैं और इसके अलावा प्रोफेसर भी हैं। लेकिन हाल ही में इनको एजाज़ मिला है चीफ इकोनॉमिस्ट का। और इस खबर से जो है ये जो बात सामने आई, इसके बाद तमाम पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान आप। वाकई में उन्होंने पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। ही इज़ अ ग्रेट ब्रेन। और जिस तरह से सलमान ने कहा कि इन्होंने स्टडी किया फ़िलासफ़ी को, साथ ही साथ इंजीनियरिंग को, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, उसमें इन्होंने टॉप किया। पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत सा काम किया, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम किया, और इतना बेहतरीन ब्रेन इस वक्त यूके में जो है वो मौजूद है। और वहाँ पर उनको चीफ जो है वो फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस में जो है वो अपॉइंट किया गया है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ऐसे ही पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं, उनको हम कहते हैं Thumbs thumbs up। इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए, अपना नाम रोशन करते रहिए। आप सब बिलाशुबा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और आप जैसे जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं हम इसलिए शेयर करते हैं ताकि और पाकिस्तानी भी इंस्पायर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फॉलो करें इनके फुटप्रिंट्स। बिल्कुल उनको फॉलो करना चाहिए। और अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ ब्रेक की जानिब चलते हैं, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें हमें प्रोग्राम में शामिल करनी है। तो आप हमारे साथ रहिए। टेक अ ब्रेक। एक बार फिर से मेरी और अंबर की तरफ से आपको हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह में खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह हमने आपको बताया था कि अभी और भी मज़ीद अहम सेगमेंट्स होंगे, मज़ीद गेस्ट होंगे जिनसे मज़े मज़े की बातें करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट फैशन क्रेज़ की जानिब।
फैशन क्रेज में आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है वो एक मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, ड्रामास में भी काम कर रही हैं, साथ ही साथ स्टिल शूट्स भी कर रही हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। और अभी उनका एक रिसेंटली ड्रामा आ रहा है हम टीवी पे, जो कि आएगा आतिफ असलम का जो एक नया पहला ड्रामा आ रहा है, उसमें भी वो एक किरदार जो है वो निभा रही हैं। हमें स्टूडियोज़ में आज ज्वाइन किया है महनाज रज़ा ने। महनाज, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। कैसी हैं महनाज, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक अच्छा ठाक। ये आप बताइए, कब से मतलब एक्टिंग कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं? मुझे 1 ईयर हुआ है अभी। अच्छा, सही, जस्ट 1 ईयर। जस्ट 1 ईयर। और 1 साल के अंदर माशाल्लाह इतने प्रोजेक्ट्स, और आतिफ असलम के साथ ड्रामा आ रहा है आपका? हाँ, बस एक चांस मिल गया हम पे, ट्राई किया था तो उन्हीं के एक प्रोजेक्ट में, उनका भी फर्स्ट है, उनके साथ तो नहीं लेकिन उनके प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा हम के साथ। वेरी नाइस। तो अपने जर्नी के बारे में बताइएगा कि कैसे शुरू हुआ और फिर कितना काम किया मॉडलिंग में, एक्टिंग में। मैंने अभी मेरा एक प्रोजेक्ट ऑन एयर है, इसके अलावा मैंने एक और ड्रामा में काम किया है और एक अपकमिंग हम के लिए भी काम किया है। इसके अलावा टीवी सीरीज कर रही हूँ और स्टिल शूट, बस टोटली इंडस्ट्री में इन हो चुकी हूँ। अच्छा, तो ये पहले से Very शौक nice. था कि बचपन का आप क्या बचपन- कहते हैं? ये मेरे बचपन का शौक था, जो अभी चांस मिला मुझे तो मैंने कहा अवेल करना चाहिए। अच्छा, वेरी Very नाइस, nice. इंटरेस्टिंगली मतलब आपके माशाल्लाह या आई लव एक्टिंग। आप शादी के बाद, बच्चों के बाद आप इस प्रोफेशन के अंदर हाँ आए। ये है, मैं अपना शौक अपने बच्चे में देख रही थी तो वो काम कर रहा था, अच्छा लगता था, चलो यार मेरा नहीं शौक पूरा हुआ, मेकान को देख के ही इज़ माई किड। तो फिर इंडस्ट्री में मुझे भी चांस मिल गया कि नहीं आप भी ज्वाइन करें, तो वो चांस पे काम करना शुरू हो गई। अरे वेरी वाह, नाइस। यानी कि आपके बचपन की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो अब गई पूरी है। हो गई। तो अब मजीद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करना चाहती हैं? यार आई लव ड्रामाज, आई लव एक्टिंग, एक्टिंग इज़ माई पैशन। मेरे अंदर ही एक एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था और मतलब कि क्या बोलूँ, मतलब स्कूल में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, फिर कॉलेज में भी गए, तो ये एक फन मस्ती ज़िंदगी ही मेरी, मैं टोटल मतलब मुझे लगता है अभी भी आई एम 18 तो मैरिड हो गई, लेकिन आई लव, तो इंसान के अंदर जो चीज़ होती है ना वो एकदम बाहर आती है। तो मैं अपने बेटे को जब वो उसका भी शौक बन गया, ही लव एक्टिंग, उसने बहुत से प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो उसके साथ रहती थी, देखती थी, तो फिर वो कुछ लर्न वहाँ से भी कर लिया, कुछ एक बचपन का शौक था और आज काम कर रही हूँ। सही, Very nice. बेहतरीन। तो ये बताइए कि फिल्मों में भी काम करने का शौक है, प्लान है? लेट्स सी, देखते हैं, कुछ अच्छा चांस हुआ तो जरूर आमतौर करूँगी। पे किस तरह के अभी रोल्स आप कर रही हैं और क्या ख्वाहिश है कि इस तरह का रोल हाँ। मैंने करना है? एक्टिंग तो मेरे ख्याल से जब आप ड्रामा, आई लव फन, लाइक कि मुझे एक फ़नी कैरेक्टर तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छा। मतलब मैं चाहती हूँ यार पंजाबी कुछ भी, उर्दू हो पंजाबी हो, लेकिन उसमें मज़ा हो, फन हो, जो खुद से क्रिएट करना मुश्किल नहीं है अगर आप ऐसे हो। मतलब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम 4 लोग बैठे हैं तो वहाँ बोर नहीं हो सकते, पटर पटर बोलना है या कुछ ना कुछ फन। तो इट्स माई मतलब जो आप इनर हो वो आपका आउटर, और मैं नेचुरली ऐसी हूँ। तो अभी जो आप प्रोजेक्ट्स कर रही हैं उसमें अपने रोल के हवाले से थोड़ा सा बताइए। जो मेरा ऑन एयर जा रहा है उसमें तो मैंने मदर का कैरेक्टर किया था, तो वो बड़ा एक इमोशनली स्टोरी है जिसमें मैं बड़ा रोने धोना वो भी मैं कर लेती हूँ। कभी कभी आंसू नेचुरली आ जाते हैं, सही। क्योंकि एक्टर है तो वो एक्टिंग में तो आपको मुझे लगता है फिर कि हर जब तरह का ढल रोल जाते हो करना होता है, कैरेक्टर में। exactly। लेकिन रियल में अगर देखें तो मुझे आई हैव स्माइली फेस, तो मुझे फन बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ यार ऐसे कैरेक्टर मिलने चाहिए, आप कहीं भी बैठे हो तो महफिल की एक जान बन जाओ। So, जो आपने दूसरे अपने प्रोजेक्ट का जिक्र किया जिसमें आतिफ असलम भी लीड रोल कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कैरेक्टर है? उसमें मेरी जो मैं एक फ्रेंड का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो उसमें वो भी मेन मॉडल ही है उनकी, तो चुलबुल सी एक दिखाई हुई है, मतलब उसमें मेरा एक सिकनी का कैरेक्टर है। अरे अच्छा, वाह, very यानी nice। कि पंजाब वो जो अभी ड्रीम कैरेक्टर की बात कर रही थी, वो अब आप करने जा जी रही जी, हैं। उसमें वाह। थोड़ा सा इस तरह का है कि मस्ती की है मैंने और पंजाबन बनी हुई हूँ, लाइक तो मज़ा आया उसमें बहुत। Very अच्छा, nice, very तो nice। ट्रैवल भी करना पड़ता होगा आपको यहाँ। काम के सिलसिले में? कहाँ कहाँ गई, कितनी सैर की अभी पाकिस्तान बहुत, अभी जो मैं करके आई हूँ वो मनसहरा करके आई हूँ। अच्छा। ज्यादातर शूट्स तो मुझे लगता है हम लोग आउटडोर ही ज्यादा होते हैं, मजा आता है। मतलब शोबिज में सबसे मजा ये है कि हम ट्रैवल पे होते हैं, काम अच्छा। कर रहे हैं हमें, और नींद की कोई टेंशन नहीं है।
अब 18 घंटे भी आप शूट कर रहे हो पर आप फ्रेश हो, मज़ा आता है, फन आता है। तो मेरे ख्याल से फिर से आज फिर जीने की तमन्ना है, वो वाला लाइफस्टाइल हो जाता है। मज़ा है, फन है। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कहाँ जाके शूट करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? यार अभी तो पहले हम लोग जो मेरा ड्रामा ऑन एयर है उसके लिए हम जेहलम गए, और जेहलम गए और जाते साथ फिर हम लोगों को मॉर्निंग में शूट पे जाना था। और वो क्या कहते हैं कि जो एक क्रेज, आपकी एक्साइटमेंट होती है कि यार सुबह शूट है और नींद ही नहीं आ रही होती। मजे की बात है, जब आप काम पे होते हो ना आपको नींद नहीं आती यार, काम अच्छा वो 2 घंटे 3 घंटे ही सोते हैं, और एक्साइटमेंट सफ़र की, ट्रैवल की बहुत मज़े की होती है। सही। उसके बाद जब मैं हम के लिए गई तो एक ट्रैवल था इस्लामाबाद के बाद फिर मैं जाके स्टे मिला हुआ था मुझे, मैंने स्टे किया। अच्छा फिर मुझे 2 घंटे क्या नींद लेनी, मुझे पता था सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग शूट पे मनसहरा के लिए निकलना है, तो मैं फिर भी जाग रही हूँ कि यार हम के साथ प्रोजेक्ट है, तो वो बहुत एक्साइटमेंट Excitement ज़्यादा है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। तो There's no doubt. ये बताइए, जैसा आप बता रही हैं वाकई बड़ी एक एबनॉर्मल सी और हाँ। हैक्टिक रूटीन होती है कि इतने इतने घंटे जागना। तो जो आपकी नॉर्मल लाइफ है जिसमें बच्चे भी हैं और बच्चे काम भी कर रहे हैं, वैसे उन्होंने भी स्कूल जाना है, तो उसको किस तरह फिर आप मैनेज करती हैं सब चीज़ें? जब मैं ट्रैवल पे होती हूँ, आउटडोर होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं मुझे, वो बिल्कुल मतलब मुझे टेंशन नहीं वाह, होती कि very वेरी good, नाइस, very nice. वेरी नाइस। बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनकी सपोर्ट के बगैर तो आई एम नथिंग, ज़ीरो। बट वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि यार तुम इजी हो जाओ, मैं हूँ यहाँ। और वाकई बच्चे अटैच है, मैं नहीं भी होती तो बच्चे इजी हैं, कोई उदास नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा लगता है हम सब पार्ट ऑफ बिजनेस है ये। सही, सब वेरी लोग नाइस, मतलब खुश है एक दूसरे के साथ। वेरी नाइस। तो ये और बड़ा होना भी अच्छी चाहिए। बात है कि आपको एक घर की सपोर्ट ना हो सलमान, तो बहुत मुश्किल हो जाता Nothing, है हाँ, आप नहीं। किसी भी जॉब को कैरी नहीं कर मैं सकें। मुझे मेरे हस्बैंड लाइक जैसे एक फादर अपने बच्चों को सपोर्ट करता है, पेरेंट्स करते हैं, तो हस्बैंड से औरतों को होता है कि यार हस्बैंड नहीं, ही इज़ वेरी सपोर्टेड पर्सन, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं कि मैं कुछ दिन आउटडोर शूट में हूँ तो बच्चे पीछे से नहीं, भाई इजी सब ये कुछ एक- एनवायरमेंट, ये- बच्चे भी ये सपोर्ट करते एक हैं। ये और बहुत अच्छी एक बात और है। प्रूफ भी आ गया कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन There is a there's a man. man. Yes. और वो जो है वो So हस्बैंड it's vice versa ना actually. yes, It's vice yes, versa. yes. ये बात है, वाइस वर्सा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप भी उन्हें सपोर्ट करती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं वो उनकी सपोर्ट के बगैर ज़्यादा आई एम करते नथिंग। हैं, अगर हाँ। उनकी परमिशन ना होती, आज सपोर्ट ना होती, तो मैं उन्होंने कहना था बच्चों को देखो, लेकिन उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें चांस मिल रहा है तो तुम अवेल करो। तो ये अगर वो सपोर्ट ना करते तो कैसे हम, पाकिस्तानी मुआशरा है हमारा, हम घर से कैसे निकले विदाउट उनकी परमिशन। तो ये तो अभी जो है आप माशाल्लाह सपोर्टिंग रोल्स कर रही हैं बहुत अच्छे। जी जी। तो क्या कोई लीड रोल करने का, कोई हीरोइन आने का भी शौक है कि अरे ये तो डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन से कैरेक्टर मिलते हैं, लेकिन अभी जो मेरा एक ड्रामा ऑन एयर जा रहा था वो भी एक लीड रोल था, मेन मॉडल्स की मैं ही मदर हूँ। अच्छा, मेन मॉडल है, सही। उसकी मदर का कैरेक्टर मैंने किया, सही। और तैफूर खान है उसमें हमारे साथ, मेमूना कद्दूस में वो मेरी बेटी बनी हुई है। वो अच्छा। मैंने खुद लिया था कि मुझे भी चाहिए था कि एक मेन कैरेक्टर करूँ। हाँ। मैं अपना स्टार्टिंग ही ऐसा लेना चाह रही थी कि मुझे मेन लीड पे ही, चाहे वो मदर हो, भाभी का कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर्स जो आप नजर आते हैं। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग हो हाँ, कैरेक्टर। मुझे कैरेक्टर्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार एक मेड का कैरेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो तो आपने ये नहीं पूछना, ये काम कैरेक्टर में जान होनी चाहिए, और बाकी आर्टिस्ट ने खुद जान डालनी है कैरेक्टर में। तो कोई Very कभी nice. ऐसा हुआ कि मतलब ना हो पा रहा हो, बार बार टेक से हो रहे हो? अरे मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, तैफूर खान थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मैं मुन्ना कुद्दूस थी, तो ये लोग फ्रेंड्स की तरह थे मेरे साथ। इन्होंने मतलब और वो तो ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इतने सालों से हैं, लेकिन सीनियर जितना अच्छा आर्टिस्ट होगा वो उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल कभी सही। भी नहीं, मैं यकीन करें कि हम लोग एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं। Very nice. तो और मुझे मैंने ये बताइए- उसमें डेथ के सीन किए हैं, अच्छा। मैंने गिरने के सीन भी किए, और बाकायदा उन लोगों ने मुझे परफॉर्म करके बताया कि तुमने इस तरह करना है, इस तरह करना है। मतलब रियली बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने वेरी मुझे। नाइस। तो अपनी इंस्पिरेशन के हवाले से बताएं कि किसको देख के सबसे ज्यादा आप इंस्पायर होती थी कि मैंने इस तरह की एक्टिंग करनी है और मैंने इस फील्ड में जाना है? यार बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके हम बड़े बड़े फैन हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस में तो मेरे ख्याल से हमारा पाकिस्तानी ड्रामास ग्रेट है। सज्जल हो गई, और देखा जाए तो जिनके नेचुरल एक्ट, सबा कमर बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे पसंद ही। है मुझे, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, और बिगेस्ट फैन और सरनुमान इजाज, रियली कि बहुत ज़्यादा मुझे उनकी So, एक्टिंग पसंद किस है। आर्टिस्ट के साथ काम करने की ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ? सरनुमान इजाज के साथ तो अच्छा। ज़रूर। वेरी नाइस। बहुत मतलब
मुझे बहुत अच्छे लगते नहीं, हैं वो। is such a उनके brilliant बहुत actor. से ऐसे Great प्रोजेक्ट्स actor, हैं। obviously. और बड़ी उनकी जानदार अदाकारी होती है। जी। अच्छा, एक्टर्स का मैंने सुना है कि एक चीज़ का बड़ा वो होता है, वो स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है और वो थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है। आपको कैसा लगता है? स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगा, हाँ, थोड़ा सा, लेकिन डायरेक्टर्स इतने अच्छे होते हैं कि आपको वो लोग पहले हम लोग भी समझते थे कि यार इसको याद करना है, अरे नहीं, वो कैरेक्टर में हमने ढलना है, कैरेक्टर्स के कुछ वर्ड्स इन आउट, मतलब उसको हमने सिर्फ समझना है, हमने खुद जान डालनी है उसमें। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन अब तो शायद प्रैक्टिस हो गई है। वेरी नाइस, मज़ा आता है अब तो। सही। तो अब आपके क्या प्लान्स हैं कि आप इन फ्यूचर किस जगह पे खुद को देख रही हैं और किस तरह का एक कोई कैरेक्टर जो आपके जहन में हो कि मैं ऐसा कैरेक्टर करना चाहती हूँ? यार वैसे तो मुझे, मैंने आपको बोला कि आई लव फन, हंसते खेलते मुस्कुराते, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो So, comedy में आप जाना चाहते हैं, जैसे comedy नादिया करना अफगान चाहते आपा है, मैं बिगेस्ट फैन ऑफ हर, रियली आई लव हर एक्टिंग, उनके हर पोज, हर एक्सप्रेशन। और सबसे बड़ी अगर मैं किसी से इंस्पायर हूँ तो बुशरा अंसारी। अरे बिगेस्ट फैन ऑफ हर, उनके मतलब कि उनका जब भी कोई ड्रामा ऑन एयर आता है तो पता होता है यार अब मज़ा आना है, सही। कहानी में कुछ मज़े की चीज़ आएगी, कुछ फन आएगा। मैंने एक मूवी भी की है महमूद असलम साहब के साथ, उनकी मिसिस का कैरेक्टर किया हुआ है, तो उनके साथ भी मेरा सफ़र ये बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वेरी नाइस। तो मतलब काफ़ी इंजॉय किया है। और सीनियर एक्टर्स के साथ ही हमें स्टार्टिंग में एक प्लेटफॉर्म उनके साथ मिल जाए तो हम उनसे लर्न करते हैं, और यकीन करें वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। सो जाने से पहले अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगी, किसी सेट का, किसी रिकॉर्डिंग का, कि यादगार ऐसा कुछ लम्हा हुआ जो था आप- तो वो हमेशा यादगार? अरे अभी जो मैंने रिसेंट हम पे काम किया तो सैफी भाई थे, और सीन इतना लेंथी था, पहला सीन ही हमारा था डायलॉग्स, मतलब 2 पेजेस डायलॉग्स और दो अच्छा। और वो बार बार जो मुझे थप्पड़ पड़ रहे थे ना 2 से यहाँ तक कि मेरे डायरेक्टर कहते हैं नाज कितना हाथ रेड हो गया, मैं कहा बहुत ज्यादा यार, फुट पड़ रही है सही। यानी कि बकायदा हम लोगों को एक नेचुरल दिखाना होता है, ये मतलब एक्टिंग वो में। थप्पड़ रियल में पड़ता है? अरे जब मैंने डेथ सीन किया तो जो नीचे गिरना होता है चोटें तो हमें नेचुरल लगती हैं, मतलब आर्टिस्ट हम लोग आज समझ रहे हैं कि उनकी एक मेहनत है। आप लोग नेचुरल जब एक्ट करते हो तो कोई आपको ये नहीं चोटें बहुत लगती है, थप्पड़ लगते हैं, ये होता है कभी कभी। वो बार बार मुझे ऐसे जोर से हिट करना था, दोस्तों वाला ऐसा सीन था तो मेरा हाथ रेड हो चुका था। ओह यानी कि ये चीज़ें और मज़ा, ये चीज़ें हमें कुछ लेसन भी देती हैं, हम सीखते भी हैं, लेकिन रियली ये फन में भी जाती हैं, यादें याद आती हैं, यानी कि इनमें हमारी यादें हैं। मेरा पहला प्रोजेक्ट था, उसमें मेरा मरने का सीन था जिसमें मैंने नीचे गिरना है, और वो सीन मुझे याद है कि तैफूर ने बाकायदा मुझे गाइड किया कि यार तुमने इस तरह करके इस तरह गिरना है, कैमरे के सामने ऐसे आना है, और वो गिरते वक्त थोड़ा फील भी होता था कि यार चोट लगेगी। लेकिन उस वक्त आपके अंदर एक जज्बा होता है ना कि यार हमने कुछ अच्छा करना है। हाँ, Deliver और करके दिखाना है। एग्जैक्टली पैशनेट होकर इंसान कोई भी काम करे तो उसमें कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है, वो काम जो उसके नताइज जो है वो बाकायदा दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. मैं नाज़ आप आई, आपने अपना आपका भी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अच्छे अच्छे ड्रामे जो हैं, प्रोजेक्ट्स आपके आते रहें, आप अच्छा सा परफॉर्म करते रहें। ऐसे ही है। और आतिफ असलम के साथ जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है वो तो हम सब एक्साइटेड हैं देखने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सारे एक्साइटेड हैं और देखेंगे कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि आतिफ को लेके भी बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड Yes, है कि उनका फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। सो ये थी हमारे साथ महनाज रज़ा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार बातें इन्होंने की। लेकिन अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सुबह के साथ एक दफ़ा फिर मैं और सलमान आपके सामने हैं, और बहुत से बेहतरीन गेस्ट से हमारी बात चल रही थी, लेकिन अभी भी हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है। सो अब एक सेगमेंट जो कि शॉपिंग के हवाले से और मुख्तलिफ ब्रांड्स के हवाले से है, ताकि आपका ये हफ्ता शॉपिंग करके भरपूर गुजरे। चलते हैं अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की तरफ। तो बैटल ऑफ ब्रांड्स में हम आपको बताते हैं आपके पसंदीदा ब्रांड्स क्या सेल ऑफर कर रहे हैं। और सबसे पहला ब्रांड जो है वो है आउटफिटर्स, जिस पर लगी है फ्लैट
30% ऑफ। और आउटफिटर्स के कैजुअल वेयर जो है बहुत ही शानदार है, ना Yes. सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियां जो हैं वो भी इनके कपड़े जो हैं वो पहनती हैं और बड़े ट्रेंडी इनके होते हैं। और विंटर्स में तो वैसे ही बड़े मज़े मज़े के जो है ना आपके जैकेट्स एग्जैक्टली और बच्चों के कपड़े भी hoodies, बहुत yes. मजेदार हैं। तो जैकेट्स भी हैं और आपको शॉल्स भी मिलेंगी यहाँ पे, जीन्स भी मिलेंगी, Hoodies मिलेंगी, हुडीज पहने। मिलेंगी, स्वेटर्स हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन। और मजेदार बात यह है कि 30% ऑफ पे सब कुछ मिल रहा है। Yes. और जो दूसरा ब्रांड हम आपको बताने जा रहे हैं वो है जनाब हील्स। और हील्स पर भी फ्लैट 30% ऑफ लगा है ऑन एंटायर स्टॉक। सो ये जो वीकेंड है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। और इन्हीं का सोल ब्रांड है फॉर मेन, उस पर भी आपको जनाब 30% फ्लैट ऑफ मिलेगी। सो ये वीकेंड बहुत मजे का होने वाला है एंड आई एम श्योर कि हम भी इस वीकेंड पे भरपूर सेल से भरपूर फायदा उठा सकेंगे। और आप सबको भी हम ये बता रहे हैं कि इस सेल से फायदा उठाएं, जाके भरपूर अंदाज में शॉपिंग करें और मजा करें। और फिर देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह हमने आउटफिटर्स का बताया कि सबके लिए शॉपिंग हो जी। सकती है अंडर वन रूफ, इसी तरह हील्स में भी अंडर वन रूफ सबके लिए शॉपिंग हो सकती है, चाहे बच्चों के जूते हों, ख़वातीन के हों या मर्दों के हों। तो जिस तरह अम्बर कह रही हैं वाकई इस वीकेंड पे जो है आप सही इंजॉय कर सकते हैं। और शॉपिंग जब आप करते हैं तो catharsis मूड होता अच्छा हो जाता है। Yes. मेरा तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं तो 2 हफ्ते तक खुश रहती हूँ। तो आप भी रखें और खुश रहें क्योंकि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी सेहत की जहाँ इन्होंने बात की, तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसमें हम बात करते हैं किस तरीके से हम अच्छी सेहत को बरकरार रखते हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस। सो जनाब हेल्थ एंड फिटनेस की बात हो रही है और बात हो रही है खुश रहने की। खुश रहने से हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं सलमान, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो शॉपिंग का भी जिस तरह से हमने जिक्र किया, और भी बहुत सारे ऐसे आप इकदाम कर सकते हैं जिससे आप खुश रहें। उससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। ट्राई टू फोकस ऑन बेटर थिंग्स। और आज भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो कि हम यूजुअली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कह रही हैं, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से या कम होने से फिर आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे भी उसका असर बिल्कुल पड़ता है। ठीक है। मतलब एक चीज़ जो है अगर आपकी बॉडी पॉइंट आउट कर रही है कुछ सिम्टम की ये ठीक नहीं चल रही, तो उसको सीरियस लें, क्योंकि आपकी जिस्म के जो vital मुख्तलिफ organs हैं, वो exactly उससे वो disturb उससे हो असरअंदाज हो सकते हैं। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर नबीहा रिजवी। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें हाइपरटेंशन के हवाले से ही बताएं, क्या क्या इसकी रीजंस होती हैं? क्यों हम देखते हैं कि हमारी जो मेजॉरिटी है वो एक्सपीरियंस कर रही होती है हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर अ सर्टेन एज? अब तो ये बल्कि घर घर की जो है वो बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये घर घर की बात हो गई है। बेसिकली अब जो देखने में आया है वो हाइपरटेंशन एक सर्टेन एज के बाद नहीं बल्कि यंगस्टर्स में हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। द रीज़न बीइंग आवर लाइफस्टाइल। The most important issue is our lifestyle. Basically, the eating habits, the sedentary lifestyle, especially the last 2 years after due to COVID. उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इशू आया है हमें कि बच्चे घरों में रहे, उन्होंने मूवमेंट छोड़ दी, घर में बैठ के खाना और ये सारी चीज़ें। बहुत कॉमनली मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो हम देख रहे हैं। एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग कि हमारे पास इवन 12, 14, 16 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे हैं। That is so bad. यस डेफिनेटली। और कॉज हमारी जब भी हम किसी यंगस्टर को देखते हैं विद हाइपरटेंशन तो हम डेफिनेटली सोचते हैं कि उसकी कॉज क्या है, क्योंकि यंग एज में ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। ऐसा ही है बिल्कुल। तो एक मतलब 40s 50s क्रॉस करने के बाद अगर किसी को हाइपरटेंशन होती है तो हमारे लिए ये होता है कि हाँ जी ठीक है, इसकी एज रिलेटेड चेंजेस आएँ जिसकी वजह से हाइपरटेंशन स्टार्ट होगी। अब यंगस्टर्स में देयर आर डिफरेंट कॉजेज़। नंबर 1 इज़ टॉप अमंग देम इज़ जो है हम देख रहे हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है कि आप को डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड यूरिक एसिड का हाई होना और लिपिड्स का हाई होना, कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में ज़्यादा होना। वो तमाम मसले हैं जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं Definitely. इवेंचुअली। ये बहुत डेंजरस बात है सलमान बहुत- कि हमारे मैं यंगस्टर्स इसमें आ रहे हैं। मैं तो सुन के हैरान हूँ कि 12 साल के अगर बच्चे को हो रहा है तो ये बड़ा ख़तरनाक है, हमें बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। Exactly. तो अब किस तरीके से ये तो
आपने बताया कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हो रहा है। यस एहतियात क्या क्या एहतियात क्या क्या, किस तरीके से हम बच सकते हैं इससे? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमें अपनी हैबिट्स, लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। एंड देन एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ ये नहीं कि ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल या ओबेसिटी वगैरह की वजह से होता है। देयर आर मल्टीपल कॉजेज़ जो यंगस्टर्स में अगर हमारे सामने आती हैं तो हमें उसको रूल आउट करना है। उसमें किडनी डिजीज़ आर नंबर 1। किडनी डिजीज़ जो है वो बहुत कॉमन है। इवन इन पाकिस्तान देयर इज़ जो प्रेवलेंस है इसकी, जो मुहतात अंदाजे के मुताबिक वो कोई 21 से 29% तक लोगों में ये कॉमन मतलब हम देख रहे हैं। इन US हर 7 में से एक बंदे को जो है वो किडनी डिजीज़ है और उनमें उनको मालूम नहीं है कि उनको किडनी डिजीज़ है। सो एक वन ऑफ द कॉज इज़ किडनी डिजीज़, हाइपरटेंशन की। फिर उसके बाद जो है अच्छा, वैसे मैंने यूजुअली सुना है कि हाइपरटेंशन की वजह से किडनीज अफेक्ट होती हैं। इज इट वाइस वर्सा एज वेल? यस, एग्जैक्टली। अब वेन एवर यू सी अ पेशेंट, हम जब भी कोई मरीज़ देख रहे होते हैं और उसमें ब्लड प्रेशर उसका हाई है, तो डेफिनेटली वी नीड टू सी जो यंग एज है उसमें वी नीड टू रूल आउट द कॉज। यंगस्टर्स में हमारे पास अमूमन मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे गुर्दे फेल हो गए इसलिए कि हमें ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे ख़राब हुए। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द यस। वजह उसकी जो है वो गुर्दे हैं जो ब्लड प्रेशर हाई कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर हम ऐसे लें कि किडनीज़ का काम क्या है, किडनीज़ हमारे जिस्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती हैं। एक तो सिंपल जो हमें पता है कि जी ये फाजिल मवादात को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करती हैं। देन वो जो है जिस्म में वाटर के कंटेंट को मुनासिब अमाउंट में रखना, नमकियात का मुनासिब अमाउंट में रखना। जब नमकियात ऊपर नीचे होंगे तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होगा। खून का बनाना, हड्डियों की जो है हिफाजत करना, उनको मजबूत रखना, ये सारी चीज़ें जो है वो किडनी का। अगर हाइपरटेंशन हो गया एक बंदा, तो उसका मतलब है कि उसकी किडनीज जो है वो खराब होना शुरू हो चुकी है। एग्जैक्टली, इट कैन बी द कॉज, इट कैन बी द कॉज। वरना तो हाइपरटेंशन की वजह से तो ब्रेन हैमरेज और फॉलेज और ये सब चीज़ें भी उसके बाद यस, वन बाय वन जो है वो सारी चीज़ें बेसिकली जब एक दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा वो आपके लिवर को भी इफेक्ट करेगा, आपके दिल को भी असरअंदाज करेगा, आपके ब्रेन को भी, तो सब ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा वो फिर। ठीक। तो अब एक तो ये हो गया ना कि वैसे ही हमें ख्याल रखना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अब खुदा ना खास्ता कोई हाइपरटेंशन का मरीज हो गया है, फिर वो किस तरीके से बेहतरी की जाने जा सकता है? अब हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो आपने अपना इनटेक जो है, फूड इनटेक, उसको प्रॉपर करना है। हमारे जनरली जो है वो बहुत कुक फूड्स जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, प्लस उसके साथ जो है उसमें नमक का तनासुब बहुत ज़्यादा है हमारी डाइट में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वो सॉल्ट इनटेक है। सॉल्ट इनटेक, आपकी कोलेस्ट्रॉल का इनटेक कम से कम, फ्राइड चीज़ें, जंक्स का कम इस्तेमाल, ये। और फिर उसके बाद हमें डेली जो है वो अपनी वॉक की जो है ना, ब्रिस्क वॉक फॉर 25 to 30 मिनट्स जो है वो अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। एंड आफ्टरवर्ड्स वंस यू हैव चेंज योर लाइफ स्टाइल, योर ईटिंग हैबिट्स, देन अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो यू नीड टू डेफिनेटली कंसल्ट अ फिजिशियन एंड देन स्टार्ट योर एंटी हाइपरटेंशन। बिल्कुल, और साथ ही साथ रूल आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से आपको हाइपरटेंशन हो रही है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ ये समझते थे कि हाइपरटेंशन से गुर्दे या दीगर जो है आपके अज़ा खराब होते हैं, उनके खराब होने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, और हाइपरटेंशन एक सिम्टम भी हो सकता है, तो उसका हमें बड़ा ख्याल रखना है। Exactly. एक चीज़ जो कि यहाँ पे गुर्दों के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपके गुर्दों में पथरी है या गुर्दों की सोजिश के हवाले से बहुत सी बात होती है, तो वो क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? गुर्दों की बेसिकली जो पथरी है वो डिफरेंट रीजंस होती हैं, डिफरेंट तरह की पथरियाँ होती हैं, जिसमें यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, और उसकी या कुछ इन्फेक्शन से स्टोन्स बनते हैं। तो दे हैव डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट कॉजेज़। अब उसमें जैसे किसी का यूरिक एसिड हाई है, उसको मल्टीपल स्टोन्स बनते रह रहे हैं, उसकी हमें कॉज देखना ज़रूरी है, ना कि हमने पथरी एक दफ़ा रिमूव करवा दी। जाहिर है पथरी अगर 10 mm से ज़्यादा है तो वो आपकी वैसे रिमूव नहीं होती, उसके लिए आपको सर्जिकली उसको रिमूव करवाना पड़ता है। तो हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि हम उसकी फॉर्मेशन को रोकें ताकि वो किडनी को डैमेज ना करे। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है एक दफ़ा आपकी किडनी में
और वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है पेन हुई है, किडनी आके कहीं स्टक, एग्जैक्टली स्टक हो गई है, किडनी में स्टोन स्टक हो गया और फिर उसके बाद वो नहीं पता चलता, नहीं पेन हुई, नहीं कुछ हुआ है, सिम्टम्स नहीं आए, तो वो वहीं की वहीं, और अल्टीमेटली पता तब चलता है जब वो बिल्कुल किडनी को डैमेज कर चुकी होती है। सो प्रिवेंशन एंड रिकरेंट फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इट्स सही। वेरी तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड के होते हैं, मुख्तलिफ स्टोन्स होते हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली किडनी स्टोन्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट जो है वो करते हैं आपके रीनल पेन के साथ, रीनल कॉलिक के साथ। आपको बैक से वो पेन आगे की तरफ आती है और बहुत स्वेयर होती है, दैट पेन इज़ वेरी स्वेयर। अच्छा, हाइपरटेंशन जैसा भी आपने बताया, आजकल तो बहुत से लोग होने लगे हैं। हमारा टेम्परेचर, मूड स्विंग, ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन ये किस वक्त हमें अंदाज़ा हो कि नहीं अब हमें टेस्ट भी करवाने चाहिए, चेक करना चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा शायद मेरा जो है ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर देखिए रूटीनली हमें किसी चलते फिरते कभी कभी चेक करवा लेना चाहिए अपना, ठीक है। इवन यंग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यंग्स में भी हम लोगों में ये इशू आ रहा है, तो वो कभी ना कभी ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते रहना चाहिए। एंड वंस यू हैव सम इशू, जैसे कोई बाज़ों का बहुत हाई ब्लड प्रेशर के साथ आप एक दफ़ा चले जाते हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं, एक दफ़ा वो उन्होंने चेक करवाया, ब्लड प्रेशर जी 180 था, इमरजेंसी से ट्रीटमेंट लिया एंड देन दे फॉरगेट दैट थिंग। तो वो नहीं करना, हमने उसका फॉलो अप ज़रूर करना है। इसी तरह से जैसे प्रेगनेंसी में ख़वातीन जो हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो ख़त्म हो गई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। अब अल्टीमेटली क्या होता है, वो जब लैंड करती हैं, जब जो है वो कोई ना कोई ऑर्गन को डैमेज कर चुका होता है ब्लड प्रेशर, तो उसमें जो है वो फॉलो अप उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना रिपीटेडली चेक करना। वैसे तो अपने ईयरली जो है वो बेस लाइन लैब्स जो हैं वो एक एज के बाद 40s में आके आपको करवाने चाहिए ईयरली। जैसे कि डायबिटिक्स हैं, उसमें किडनी डिजीज़ वेरी कॉमन, तो हमारा ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपने डायबिटिक्स को ईयरली जो है उनका यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, एक अल्ट्रासाउंड, एक किडनी फंक्शन टेस्ट, प्लस उनका यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन यूरिया, ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपने ईयरली करवानी है। क्योंकि अब जो नंबर 1 टॉप मोस्ट कॉज है इस वक्त किडनी फेलियर की वर्ल्ड वाइड जो है वो डायबिटीज़ है, एंड देन सेकेंड नंबर पे ब्लड प्रेशर आता है, और फिर उसके बाद डिफरेंट कॉजेज़ आती हैं। और जिस तरह से आपने रीनल फेलियर के हवाले से बात की, रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या एहतियात होती है? एक तो डायलिसिस पे चले जाते हैं या कुछ चले जाते हैं कि उन्होंने ट्रांसप्लांट करवा लिया, उसके बाद की एहतियात के हवाले से भी बताइए, क्योंकि जब तो फेल होगा फिर तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट हाउ टू प्रिवेंट दैट कि हम फेलियर की तरफ जाएँ ही ना, और अगर थोड़ी सी किडनी डैमेज शुरू हो गया है तो कैसे प्रिवेंट करना कि फेलियर की तरफ ना जाए, अगर फेलियर हो गया तो फिर कैसे हमें उसको ठीक लेके चलना? अच्छा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किडनी जब भी डिजीज़ होगी उसकी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टम्स जब आते हैं जब आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती हैं, तो इसलिए फर्स्ट इज़ हाइपरटेंशन जो हमें देखने में मिलती है। देन उसके बाद आपको थकावट महसूस होना, खाना ना खाया जाना, या जो है वो बॉडी में स्वेलिंग्स शुरू हो जाना, ये सारी वो अलामात हैं जिनको छाले जो निकल आते हैं, छाले जो मुंह में निकलते हैं वो आप कह रहे हैं, हाँ, और ऊपर भी अगर होंठों वगैरह पे, वो दैट कैन बी अ मैनिफेस्टेशन, लेकिन इट्स नॉट अ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। पेशाब का काम आना, सांस का रुकना, सांस खराब होना, ये सारी मैनिफेस्टेशंस हैं जो किडनी डिजीज़ के साथ होती हैं, लेकिन ये तब आती हैं जब आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। प्रिवेंशन के लिए जो है वो यही है कि हम जो है वो अपनी, अगर एक दफ़ा आपको पता चल गया है कि डिज़ीज़ स्टार्ट हो गई है, तो आपने जो है वो उसके लिए जो है अपना प्रॉपर फॉलोअप रखना है। दर्दों की दवाइयाँ नहीं लेनी, हकीमी होम्योपैथिक दवाइयाँ, दे हैव सम थिंग्स जैसे हाई गोल्ड सॉल्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, या जो चीज़ें हैवी मेटल्स होते हैं, बेसिकली उन्होंने किडनी से निकलना होता है, तो वो डैमेज करते हैं किडनी को, तो वो नहीं लेने चाहिए। बात पहले भी हमारे पास एक नेफ्रोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने ये बात की थी कि जो हकीमों के अद्वियात हैं इसमें ऐसा नशास्ते खाते हैं, उन्होंने कहा मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप आई और आपने बहुत बेहतरीन टिप्स दिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है सलमान के हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, और ईयरली चेकअप इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक सर्टेन एज को क्रॉस कर गए, मेरा तो ख्याल है वैसे अब 35-30 के बाद से सबको ही करवाना चाहिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर साहिबा बता रही हैं 12 साल के बच्चों को मसला हो रहा है, एक तो ब्लड प्रेशर सबको दिखाना चाहिए, ये तो दिखाना चाहिए, और ये सही कह रही हैं कि एक फुल बॉडी जो आपका चेकअप है वो तकरीबन साल में एक
दफ़ा ज़रूर और कराना वो चाहिए। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, अपनी एटलीस्ट जिंदगी से ज़्यादा एक्सपेंसिव यस, नहीं है। और इसके अलावा क्योंकि कहते हैं ना जान है तो जहान है, और सबसे अहम बात यह है कि एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी ऐसे जुज़, ही है। लाजमी हिस्सा बना लें। अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस हो जाइए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि सेहतमंद होंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ही आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। ये था हमारा सेगमेंट, यहाँ पर अब लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मज़ीद अहम सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा हों। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और एक दफ़ा फिर मैं और सलमान बहुत से इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स के साथ आपके सामने हैं। और अब बढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानियों का टैलेंट। सेगमेंट का नाम है गॉट टैलेंट। पाकिस्तानियों में तो बेतहाशा टैलेंट है, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, वहाँ पर आपको पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवान नज़र आएंगे, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक ऐसे टैलेंटेड चाइल्ड स्टार ने, जो कि 6 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहे हैं। वाओ। 12 साल के हैं, मुतादिद प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, आप लोगों ने ज़रूर उनको टीवी पे देखा होगा। बल्कि इंटरेस्टिंगली उनकी मदर जो है महनाज रज़ा आज हमारे साथ फैशन बिल्कुल। फेज में मौजूद थी और तज़किरा कर रही थी कि उनसे पहले उनके साहबजादे ने एक्टिंग शुरू की और उनको देख के उन्हीं से ज़्यादा उनको भी शौक आया, इंस्पायर हुई। इंस्पायर हुई कि मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चाइल्ड स्टार मेकान रज़ा। मेकान, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक्स। मेकान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 6 साल की उम्र से आपने प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए, तो ये मैनेज कैसे करते हैं? स्कूल भी जाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, असाइनमेंट्स भी होती होंगी, सो इतनी छोटी सी एज में दो काम। जब मैं उस वक्त तो 6 ईयर्स था, क्योंकि चाइल्ड था, इतनी नॉलेज नहीं थी। मेरे मम्मा को शुरू से शौक था, मुझे भी थोड़ा थोड़ा था। जब मैं पाकिस्तानी टीवीज़ ड्रामास वॉच करता था, मेरा भी ड्रीम था कि एक दिन मैं भी आऊँ इसमें। वाओ। जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट ड्रामे से किया था, मैंने उसका ऑडिशन दिया, मुझे बिलीव नहीं था कि मैं सिलेक्ट होगा। फर्स्ट था, उस वक्त चाइल्ड भी था, छोटा सा था अभी। उन्होंने फिर मुझे कॉल थोड़े से बाद आई मम्मा को कि सिलेक्ट हुआ हो। फिर फाइनल कास्टिंग हुई, फिर हमारा प्रोमो शूट हुआ, फिर हमारा ड्रामा स्टार्ट हुआ। साथ साथ फिर हमारे फाइनल टर्म्स के उस वक्त पेपर्स चल रहे थे, सब ने शूट के साथ साथ पेपर्स मैनेज किए, स्टडी की, क्योंकि शूट हमारा आफ्टर स्कूल होता था। यानी हम पहले होम आते थे, फिर हमें ड्राइवर्स पिक करने आते थे, फिर हम सीधा सेट पे सारे जाते थे। यानी कि डबल मेहनत करनी हाँ पड़ती जी। थी। और जिस तरह ये बता रहे थे अंबर कि इनका ड्रीम था, तो बड़ी जल्दी इनका ड्रीम पूरा हो है गया ना, बहुत जल्दी माशाल्लाह। achieve कर लिया लोगों को तो बड़ा टाइम लगता है अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। तो ये बताइए कि मामा ने कुछ ट्रेन किया किस तरह एक्टिंग करनी है? 6 साल की उम्र का बच्चा किस तरह, यू नो? फर्स्ट जब मैंने ऑडिशन दिया था, उस वक्त मामा स्क्रिप्ट साथ जो ऑडिशन में हम डायलॉग्स ड्रामास के होते हैं वो पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सीखा। उस वक्त तो फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा लगा भी कैसे करूँगा। फिर जब मैंने ऑडिशन दिया तो वहाँ जो हमारे डायरेक्टर थे, वहाँ मेरा न्यू था, तो मेरा ऑडिशन उनको अच्छा लगा। और यानी जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन वही बहुत अच्छा लगा, तो मैं सिलेक्ट हुआ। फिर मुझे भी था मैं एक्टिंग मेन कैमरा के सामने कैसे करूँगा। तो जब मैंने किया तो हमारे डायरेक्टर बहुत सपोर्टिव थे, यानी हमें डांट कभी भी नहीं पड़ी। वो इस तरह था जैसे आपके साथ कोई आपके फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड, वो ऐसे ट्रीट करते थे। यानी हमें कभी बुला रहे, कभी फन से कभी डांट नहीं पड़ी। कभी फर्स्ट सेकंड टेक में होता था, क्योंकि उस वक्त सब न्यू थे, फर्स्ट ड्रामा था सबका, तो फर्स्ट सेकंड टेक में थोड़ा घबराता, लेकिन फिर हम सेकंड टू थर्ड टेक में कोशिश करते थे सारे सीन्स हो जाए। वेरी नाइस। फिर और जब आप सबके साथ हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अब हो सकता है। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन से ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं जो करके आपको बहुत मज़ा आया हो? मैंने किया था जो मेरा चंदा तारीख ये जो ड्रामा था, ये तो बहुत अच्छा गया था। ये आया 2 इयर्स बाद था जो मैंने शूट किया। उसके बाद मेरा साथ ही सेकंड ड्रामे का भी स्टार्ट हो गया था शूट, तो वो दोनों ड्रामास को मैंने साथ साथ हो रहा था, कभी वहाँ शूट है कभी उधर। तो मुझे दोनों ड्रामास में बहुत इन्जॉय हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और सेकंड था। मेरे ख्याल से 1 ईयर में 2 ड्रामास एक साथ मैंने किए थे, तो मैंने दोनों में बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, Very तो nice. ड्रामे जब आप सेट पे जाते हैं तो मुख्तलिफ एक्टर से भी मुलाकात होती होगी, तो कौन से एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद थे जिनको मिल के बड़ा अच्छा लगा? मुझे थे, मैंने किया था
हानिया भी मुझे बहुत पसंद थी, तो उनके साथ जब मैं उनका बेटा बना था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर गोहर रशीद थे, उनका भी तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। हमने ड्रामा में बहुत फन किया। उस वक्त ठंड भी बहुत थी और वो था विलेज वाला शूट, अच्छा। यानी उस Very वक्त nice. बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी और हम साथ साथ बार बार कभी अंदर जाते कभी बाहर आते, ऐसे सीन हो रहे थे। अच्छा, तो ये बताया आपने फिल्म भी की है, तो अपनी फिल्म के हवाले से बताओ, वो एक्सपीरियंस कैसा था? फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो था हमारा ननकाना साहिब पे, वो वाली फिल्म। वो मैं उसमें फरहान सईद का बचपन दिखाया अच्छा। और फरहान सईद से वहाँ मुलाकात हुई और वो मेरे फेवरेट एक्टर से शुरू से ही, फरहान सईद। अच्छा, तो ये बताएं कि फिल्म और ड्रामा की एक्टिंग में कुछ फ़र्क महसूस हुआ कि क्यों डिफरेंट चीज़ कर रही हैं, एक ही चीज़? सिमिलर लगा, दोनों सेम थे, बस वो एक साथ होते हैं ड्रामास, एपिसोड वाइज चलते हैं। वो एक साथ ही पूरी टेलीकास्ट होती है सिनेमाज में, वो ड्रामास टीवी चैनल्स पे एपिसोड वाइज लगते हैं। सो कौन से एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है जिनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया? फरहान सईद, अच्छा, फिरोज खान अच्छा। और हानिया आमिर और गोहर रशीद। वेरी नाइस। तो चारों बड़े नाम, बेहतरीन नाम बताए हैं। सो आप तो वाकई बहुत टैलेंटेड है, तो आपका टैलेंट उनको कैसा लगता था? उनके साथ अच्छा लगा और फिरोज खान बहुत फनी और बहुत अच्छे थे। यानी जब मैंने उनके साथ किया तो हमने सेट पे साथ साथ बात की, क्योंकि और वो मूवी शूट था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, तो उनसे क्या सीखा, सीखने का क्या मौका मिला? उनके एक्टिंग स्किल्स अच्छे लगे और उनके साथ जहाँ काम मैंने किया तो उन्होंने मुझे साथ साथ सिखाया कि कौन सा सीन कैसे। और मेन बात होती है इसमें कि कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि तब आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक पूरा ड्रामा बन रहा होता है, तो कैमरा के सामने नहीं। सो मैंने शुरू से जब मैंने किया तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने कमर्शियल्स पे आया। यानी फर्स्ट मैंने ड्रामा से स्टार्ट लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल्स पे, डॉक्यूमेंट्री की। वेरी नाइस। तो अब तो आप एक चाइल्ड स्टार हैं, तो जब स्कूल जाते हैं तो फिर कैसा लगता है? क्या फैंस वहाँ पे मिलते हैं? कोई कहता है ऑटोग्राफ में? यानी स्कूल में हमारी लंच ब्रेक होती थी तो उस टाइम में सारे यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे वो इकट्ठे होते थे लंच ब्रेक पे, सारे फ्रेंड्स। तो यानी जब मैं लंच कर रहा होता था, मेरा जब ड्रामा लॉन्च हुआ था तो वो एक था किड्स प्ले, यानी किड्स पे स्टोरी थी, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ था वैसा प्ले। तो यानी मेरी लंच ब्रेक में मेरा एक दिन तो ऐसा हुआ मैं अपना लंच ब्रेक पूरा नहीं कर पाया, बिकॉज 10th मैट्रिक के बच्चे आ रहे थे उस वक्त कि ऑटोग्राफ दे दो, पिक्चर्स दे दो, फोन्स तो अलाउ नहीं होते हैं। मैंने कहा चलो लंच ब्रेक के मैंने एंड पे फिर स्कूल के बाद उनको जो पेरेंट्स रहना थे उनके फ़ोन से दिए। फिर एक मेरे क्लास फेलो था, उसी का जो ब्रदर था वो मेरा बहुत बड़ा फैन था, तो उसने आता था अपने क्यूट सा था, उसका वो छोटा सा तो अपनी डायरी लाता है, कहते इस पर ऑटोग्राफ दे दो। क्यूट, वेरी नाइस। कितना अच्छा लगता है जब लोग आते हैं आगे कहते हैं कि वाह हम आपके फैन हैं। और एक वक्त ऐसा है मैं लंच ब्रेक नहीं कर पाया, तो मैंने घर आके कहा यार मैं बहुत तंग हो गया, मैं लंच ब्रेक नहीं कर पाएंगे, बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तो ये बताओ कि जब इतना लोग फैन फॉलोइंग थी और जब अब लोग आके कहते थे कि ऑटोग्राफ दे दें, ये वो कभी कोई प्रेशर फील हुआ कि थोड़ा डिफिकल्ट भी हो रहा है, स्कूल भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है? नहीं, मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उनको पता था तो मैं अक्सर पेपर मिस हो जाते थे फाइनल्स के, तो मैं बाद में जब सबके पेपर्स खत्म हो गए तो मैंने बाद में वो सारे दिए और फिर भी मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। अच्छा, यानी वेरी नाइस। यानी हमारी क्लास में 2 पोजीशन होल्डर्स थे, उनमें से फर्स्ट मेरा था, वो भी फर्स्ट था, दोनों के सेम मार्क्स सेम परसेंटेज। वेरी नाइस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, आप अपनी स्टडीज को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। जिस तरह से हमने देखा कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया स्टडीज को। ये बड़ी अच्छी बात है और हम भी आपको यही कहेंगे कि आपने अपनी स्टडीज़ को साथ साथ ज़रूर कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और बाकी बच्चे भी जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं कि देखिए अगर ये एक्टिंग कर रहे हैं तो डबल मेहनत करनी पड़ रही है इनको, ऐसा नहीं है कि ये जो है अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए आपने इतने कैरेक्टर्स किए, कौन सा कैरेक्टर करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया जिसके नाम से आपको लोग स्कूल में बुलाते हो, पहचानते हो? तो मेरा जो फर्स्ट ड्रामा था उसका जो कैरेक्टर था चिंटू, वो बहुत नॉटी था, बहुत तंग, यानी बहुत शरारती था। रियल लाइफ में वैसा बिल्कुल नहीं था। तो जब मैंने वो कैरेक्टर किया तो मुझे बहुत मजा आया, वही कैरेक्टर से लोग मुझे जानते हैं। वाह। तो ये क्या मुश्किल नहीं होता कि एक अपनी पर्सनैलिटी से निकल के किसी और पर्सनैलिटी का बनना थोड़ी देर के लिए? जैसे आपने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता था बट फिर भी मैंने किया। अच्छा लगता था बट मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी शरारती नहीं था। अच्छा। यानी ना मैं कभी किसी को तंग करता था, ना कभी कुछ भी ऐसी शरारतें की हो, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा था कि आप आके सबको तंग करते थे बट मैंने जब वो कैरेक्टर किया मुझे काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, तो ये बताएं ना अपनी कौन सी शरारत जो थी जो वहाँ पे करके पसंद आई कि ये मैंने किया तो बड़ा शरारती था, बड़ा मज़ा आया था? वो था मेरे जो फ्रेंड दिखाया उसमें उसकी बर्थडे थी, उसकी बर्थडे में इतनी डेकोरेशन थी तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा उस पर। मैंने उसके केक के अंदर जो बॉम्ब मिलते हैं वो वाला सीन था, उस सीन में इतना हमने एंजॉय किया यानी सबने।
उससे पहले एक सीन में हमारे जो थे ना जो साथ डीओपी थे उनसे गलती से काफी आधा केक ब्लास्ट हो गया। ओह माय गॉड। गलती से वो लगा रहे ये थे सब जब कुछ सीन भी कर रहे होता थे तो वो बहुत सबसे एंजॉयबल मोमेंट था हमारा वो एपिसोड। अच्छा, सो कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस, जिस तरह से ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो सेट्स पे हुआ हो और यादगार हो आपके लिए कि बड़ा मजा आया? एक सीन था कि हमारे जो बड़े भाई दिखाए थे वो उनका मेकअप हो रहा था जब अच्छा। ड्रामास में, तो उनका मेकअप करते हुए मेकअप आर्टिस्ट का जो ड्रायर था वो उस वक्त हमारा मेकअप ऑलरेडी डन हो चुके थे, परफ्यूम सेट्स हो गई थी, तो उनका ड्रायर कर ही रहे थे, एकदम ड्रायर में शॉर्ट सर्किट हुआ, यानी आग लग गई, तो उन्होंने जल्दी से ड्रायर फेंका तो नहीं तो आज अच्छा, अब आपके काफ़ी ड्रीम्स तो पूरे हो चुके हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम भी किया, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे ड्रीम्स होंगे जिस तरह के फलां एक्टर के साथ अभी मैंने काम करना है या मुझे बड़ा उनसे मिलने का जी चाहता है, तो कोई है ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने का शौक है या कोई ड्रीम कैरेक्टर जो आप चाहते हैं कि मैं अभी ये करना चाहता हूँ? एक्टर जो है जिससे मेरा अभी भी ड्रीम है और वो सिंगल भी है, अली जफर। अच्छा, वेरी नाइस। सो ये बताओ जाते जाते लास्ट बात के, बड़े होके क्या करना है? एक्टिंग को ही कंटिन्यू करना है या कुछ और करने का इरादा है? क्या बनना है प्रोफेशनली, क्या करना है? हाँ, बड़े होकर प्रोफेशनली मेरा ड्रीम है कि एज अ एक्टर के साथ साथ एज अ डायरेक्शन लेवल में आऊँ। अच्छा। नाइस। और आप जहाँ तक इतना माशाल्लाह आपका स्टडीज़ में अच्छे हो, फर्स्ट पोजीशन लेते हो, सो कभी ये नहीं शौक हुआ कि कभी पेरेंट्स ने कहा हो कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है? पेरेंट्स ने नहीं कहा, वो कहते हैं जो बनना है, जो ड्रीम है वही, और अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। एक्टर बनने का फायदा ये होता है कि आप सब कुछ बन जाते हैं ना, किसी ड्रामे में डॉक्टर बन गए, किसी में इंजीनियर बन गए। बहुत शुक्रिया Thank you निकान so आप आए, much. थैंक यू वेरी मच। और हम आपको यही कहेंगे आखिर में कि आप इसी तरीके से अच्छा काम भी करते रहें, अपनी स्टडीज़ को भी परसू करते रहें, और जो आपका जी चाहता है आप वो ज़रूर करें। अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ये थे चाइल्ड स्टार मीकान रज़ा, आपने गुफ्तगू इनकी मुलाहिजा की। अब हम आगे मुझे बढ़ते तो बहुत हैं। मजा आया इनसे Yes. गप्पे लगा के, सीरियसली मुझे भी आया। यंग, तो ऑब्वियसली ही इज सो यंग, और उसके बाद ही इज सो एक्टिव एट हार्ट और सो हैप्पी। जो ऐसे बच्चों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। इनकी अम्मा के साथ बात करके बड़ा हाँ मजा जी। आया था, और वो भी ऐसी ही थी, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जिंदगी को भरपूर अंदाज से जीना चाहिए, जिस बिल्कुल तरह ऐसे की वो ही। कह रही थी कि लाइवली होना चाहिए, वो बबली सी लाइफ होनी चाहिए, हर वक्त हर सैड वक्त नहीं खुश रहना रहना चाहिए। चाहिए हाँ। जिंदगी में। तो इसी अच्छी बात के साथ, इसी एक अच्छे मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट टुडेज चैलेंज। चैलेंज। सो आज टुडेज चैलेंज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से बात करने जा रहे हैं, और वो है ब्लड डोनेशन। Yes. सलमान, हमने यूजुअली देखा है कि बहुत से पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के हवाले से बात की जाए तो वो भी खून की उनको हर कुछ अर्से के बाद ज़रूरत होती है ताकि वो एक बेहतर जो है वो एक ज़िंदगी गुजार सकें। सिमिलरली बहुत से हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं रोड एक्सीडेंट के पेशेंट्स हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल हैं, किसी ना किसी ऑपरेशन से गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है। सो ब्लड डोनेशन जो है उसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। मेरा ख्याल है ब्लड डोनेट ज़रूर करते रहना चाहिए। ज़रूर करते रहना चाहिए, और ये हेल्दी होता है क्योंकि Yes, it is आपके healthy. जो ब्लड सेल्स हैं वो कुछ अरसे बाद खुद ब खुद ही उन्होंने ख़त्म हो जाना होता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है 6 महीने में एक दफ़ा जो है वो ब्लड डोनेट करें, ज़रूर। और ये आपकी हेल्थ पे इसका बुरा असर नहीं होगा बल्कि इसका पॉजिटिव असर होगा, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। आपके तो नए ब्लड सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। जनरेट होने हैं। तो इसलिए ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा अहम है, और जिस तरह अम्बर ने कहा थैलेसीमिया के पेशेंट्स, छोटे छोटे से बच्चे, उनको देख के बड़ा अफसोस होता है ऐसे ही। जिनकी ज़िंदगी जो है वो हम जैसे लोगों के खून की अतिये के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल। होती है। तो हमें ज़रूर वक्त निकालना चाहिए, सबको इस तरह के काम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जिस तरह अम्बर कह रही थी कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी कोई एमरजेंसी आ सकती है, कोई रोड एक्सीडेंट या कोई ऑपरेशन जिसमें फ़ौरी तौर पर खून की अतिये की ज़रूरत होती है, तो इस तरह के ब्लड डोनेशन ग्रुप्स बने हुए हैं, उनका हिस्सा बनिए। नहीं तो आप जो है ख़ुद थैलेसीमिया सेंटर्स को विज़िट कर सकते हैं, और ये खून के एहतियात जो हैं वो देते रहें, ताकि किसी की उम्मीद जो आपके खून से बंधी हुई है वो बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और साथ ही साथ अपना ब्लड जो है वो यूजुअली चेक भी करवाते रहा करें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके, जिस तरह सलमान कह रहे थे कि रीजनरेशन ऑफ ब्लड होती है,
साथ ही साथ जब आप अपना टेस्ट करवाएंगे तो आपको ये भी पता चल सकता है कि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप उसका भरपूर अंदाज में चेकअप करवा के ट्रीट कर सकते हैं। सो आज का चैलेंज यही है कि ब्लड डोनेशन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएँ। 6 महीने नहीं तो साल में एक दफ़ा लाजमी ब्लड डोनेट करें और लोगों की ज़िंदगियों के लिए एक बेहतर अंदाज में आप अपना रोल प्ले करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। क्या आपको पसंद आया, क्या आप देखना चाहते हैं, इस हवाले से आप हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर अपना फीडबैक और सजेशन देना ज़रूर दीजिएगा, मत भूलिएगा। और साथ ही साथ एक और काम जो आपने करना है वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो हमारे पेजेस हैं उन पे भी आप हमें फीडबैक और सजेशंस दे सकते हैं। उनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। द मॉर्निंग शो HD के नाम से हमारे पेजेस हैं। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि क्योंकि वीक शुरू हो रहा है तो आपने इस वीक में अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और अपने इखलाक को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश ज़रूर करते रहिएगा और लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढिएगा। यही था आज का मैसेज। मुझे सलमान को दे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।